अरे मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को टाइम नहीं मिला आज। 2 घंटा उधर जिम में जाता है, फिर इधर आओ, विश्व है। चलो निकालो टेक्स्ट बुक, निकालो सब लोग। 8:30 तक ही टीच करूंगा, फिर छुट्टी दे दूंगा, थोड़ा काम है मुझे, ठीक है। ध्यान देंगे। सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर चालू कर रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं कि उसका वेटेज ज़्यादा है, आसान चैप्टर है इसलिए, ठीक है ना। उसमें काफ़ी सारे बेसिक्स अपने क्लियर होंगे, इसीलिए उससे चालू कर। वेटेज उतना खास नहीं है उसका, लेकिन है, ऐसा नहीं कि एकदम ही गया गुजरा चैप्टर है। 5 मार्क्स का वेटेज है उसका, ऑप्शन मिला के, ठीक है। ज़्यादातर तो उसमें थ्योरी है, एक आधी डेरिवेशन है 2-3, और न्यूमेरिकल्स भी 2 टाइप के 3 टाइप के आते हैं, ज़्यादा उतना कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कुछ पढ़ा रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड का, बस ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मतलब 11th से कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, उसको क्लियर करते हो फिर सीधा अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। सबसे पहली जो बात है वो आपको कुछ वर्ड्स, कुछ चीज़ों के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए। एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और आयन। पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का, इसी से शुरुआत की, ठीक है ना। अच्छा उस दिन वेटेज दे दिया था ना मैं, ठीक। एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड एंड आयन, इसकी बात करते हैं। एटम के बारे में आप सब जानते हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। एटम के बारे में आप सब लोग जानते हो। कोई भी मैटर आप इस दुनिया का ले लो, एनी मैटर, एनी मैटर, मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब जो भी चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, कौन है वो? मैटर है, सही है, ठीक है ना। तो मैटर कोई भी आप उठा लो, समझो ये आपने एक मैटर लिया, आप इसको क्या कर रहे हो, अभी डिवाइड करना शुरू कर रहे हो, तोड़ना शुरू कर रहे हो। तो मैंने इसको तोड़ा, ये 1 से 2 हो गया, फिर और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, तोड़ते चले गया, तोड़ते चले गया। एक पॉइंट आएगा जब इतना छोटा पार्टिकल बचा रहेगा कि उसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। ये डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा अनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? बोल, एटम कहलाता है। यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, हर एक चीज एटम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? आप, मैं, ये बेंच, ये कबाट, ये सब कुछ, एवरीथिंग, आपके और मेरे बीच में ये हवा, हर एक चीज, सब कुछ किससे बनी हुई? बोल, एटम से। आप भी एटम से बने हो। रास्ते पे चलता हुआ एक कुत्ता रहेगा, वो भी एटम से बना है। उसके बाजू में लगा हुआ एक पेड़ रहेगा, वो भी एटम से बना है। अब आप तीनों एटम से बने, वो पेड़ और वो कुत्ते में और आप में डिफरेंस है या नहीं? बहुत डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में, बनावट के तौर पर अगर बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब सब एटम से ही बना है तो इतना फर्क क्यों आता है? एटम के कॉम्बिनेशन की वजह से। किसके से बेटा? एटम के कॉम्बिनेशन। जब अलग अलग एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स बनाते हैं। उन्हीं को हम लोग, एक्सीडेंट कर दिए तौसीफ भाई को, 7:30 बजे आया, हाँ ठीक है। 8:30 तक कैसे भी निकलने गए, नहीं तो फिर आने में लेट हो जाएगा। हाँ याद से आ, लड़की मत दे मेरे को, सुना ना, वरना मैं काशी भाई को बोल दूंगा मेरा अकेले का नंबर है। हाँ ठीक है, मतलब देने वाले लड़के, ध्यान दो। तो एटम जब अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, उनको कंपाउंड बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं उसके ऊपर आऊँगा। अब साइंटिस्ट लोगों को जब एटम्स के बारे में पता चल गया तो उन्होंने अलग अलग टाइप के एटम्स को निकालना शुरू किया। तो कोई भी केमिकल उठाते थे वो, कोई भी केमिकल, जैसे कोई रॉक से, रॉक उठा लिया, चट्टान में से कोई उसका टुकड़ा उठा लिया, पानी ले लिया या और कुछ ले लिया, कोई भी केमिकल वो लोग उठाते थे और उसको रिएक्शन करके देखते थे कि इसमें से और केमिकल्स अलग हो रहे हैं। तो रिएक्शन किया और केमिकल अलग हो गए, रिएक्शन किया और केमिकल अलग हो गए, रिएक्शन किया और केमिकल अलग हो गए। तो एक टाइम आता था जब कुछ भी कर लो, अब ये केमिकल सेपरेट नहीं हो रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर पानी की बात करता हूँ, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। उसमें H कौन है? हाइड्रोजन एटम। O कौन है? ऑक्सीजन एटम। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने H2O पे रिएक्शन करना शुरू करा
तो उन्होंने सेपरेट किया दो अलग अलग टाइप के केमिकल, एक कौन सा हाइड्रोजन, एक कौन सा ऑक्सीजन। अभी नाम नहीं देते, बस ऐसा समझते उसको अलग किया तो दो अलग अलग टाइप के एटम मुझे मिले। अब इसको और सेपरेट हम लोग नहीं कर पा रहे थे, मतलब हाइड्रोजन जो है ये और दूसरे एटम्स में तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं। तो सबसे बेसिक फॉर्म है एटम की, और ऑक्सीजन दूसरी जगह पर दूसरी सबसे बेसिक फॉर्म है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को एलिमेंट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बोल, एलिमेंट। मैं आपको ना इसको एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो आप आइसक्रीम शॉप पर गए, मॉल में गए थे घूमने, उधर आपको आइसक्रीम खाने का मन किया, आप आइसक्रीम शॉप पर गए हो। तो आइसक्रीम शॉप के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए दिखते हैं आइसक्रीम के फ्लेवर्स के। वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, बटर स्कॉच है, चॉकलेट है कि नहीं। भूख लगी तो ऐसा अलग अलग फ्लेवर्स अपने को डब्बे में रखे हुए मिलेंगे, है ना। ये कौन है बार बार परेशान करता है मेरे को, बचता भी दिखता भी नहीं, बचता है तो ये वाला। हाँ यही बज रहा है, अम्मी का फोन है, बात करके नीचे से। बस ध्यान दो, तो आप आइसक्रीम शॉप पे गए, आपको डब्बे में अलग अलग फ्लेवर रखे हुए मिले, ठीक है ना। अब एक डब्बा आपको दिख रहा है, उसको आपने खा के देखा ना, वो चॉकलेट का फ्लेवर दे रहा है, ना मैंगो का फ्लेवर दे रहा है, ना वेनिला का फ्लेवर दे रहा है, तीनों का मिक्सचर दे रहा है, वो कॉकटेल। तो आप उसको फ्लेवर बोलोगे क्या, नहीं, वो कॉकटेल है। वो क्या है, कॉकटेल है। हाँ उसमें से तीन चीजें अलग हो गई, ये चॉकलेट, ये वेनिला, और ये स्ट्रॉबेरी जो भी है, ठीक है ना। तब आप बोलोगे ये एक अलग फ्लेवर है, ये एक अलग फ्लेवर है, ये एक अलग फ्लेवर है कि नहीं। अब मेरे को क्या करना है, आइसक्रीम खाना है, तो समझ मुझे चॉकलेट की आइसक्रीम खाना है, तो मेरे सामने चॉकलेट फ्लेवर का डब्बा रखा है। तो चॉकलेट आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए मैं क्या वो पूरा डब्बा उठा के खाऊंगा। अगर आप कभी बास्किन रॉबिन्स में गए हो या बड़ी बड़ी किसी आइसक्रीम की शॉप में गए हो, तो जब अपने को फ्लेवर नहीं समझ में आता है तो लोग इतने से चमचे पे आइसक्रीम लगा के देते हैं टेस्ट करने में, है कि नहीं, कि टेस्ट करके देख लो सर, आपको जो अच्छा लग रहा है वो ले लेना, है कि नहीं। तो कुछ कुछ इतने अमीर लोग रहते हैं, गोवंडी से उठ के जाते हैं, 12-12 चम्मच टेस्ट करते जितना फ्लेवर रखा रहता है ना सब टेस्ट करते हैं, बाद में बोलते कोई भी अच्छा नहीं लग रहा निकल जाते, है कि नहीं। तो अभी मैं उधर गया, मेरे को चॉकलेट आइसक्रीम को टेस्ट करना था, तो मैं उसको बोला मुझे चॉकलेट आइसक्रीम टेस्ट करना है, और उसका सीधा फ्लेवर उठा के, तो बोले ना सर पागल हो गए, ऐसे टेस्ट नहीं करते। टेस्ट करने के लिए सबसे छोटी क्वांटिटी ली जाती है कि नहीं। तो छोटा वाला चम्मच उठाएगा, उसमें एकदम टिप पे लगा के इतना सही, इतना बस जबान के जो टेस्ट बर्ड है ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इतनी आइसक्रीम लगाते हैं लोग, बस इतना चम्मच रहता है उसके टिप पे इतना सा लगा के लोग देते हैं, ये लो सर ऐसा टेस्ट करते हैं। अब मुझे बताना, ये चम्मच के ऊपर क्या लगा है, चॉकलेट आइसक्रीम, और वो अंदर डब्बे में क्या रखा है, चॉकलेट आइसक्रीम, है ना। तो वो जो डब्बे में रखा हुआ है ना वो एलिमेंट है, वो क्या बोल, एलिमेंट। और जो चम्मच पे रखा हुआ है इसका सबसे स्मॉलर यूनिट है, ये क्या है, एटम। समझ आ रहा अच्छे से। तो मैंने सराउंडिंग में देखा, मुझे हाइड्रोजन नाम का एक एलिमेंट मिला। अब मैं बोला जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है, उसमें हाइड्रोजन भरा हुआ, कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन। अब मैं बोला ये हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है, तो उसमें क्या खाली एक ही एच है, बहुत सारे एच है ना। जैसे फ्लेवर के डब्बे में बहुत सारी आइसक्रीम थी, और थी तो कौन सी, चॉकलेट की। इसी तरह इस सिलेंडर में भी क्या भरा हुआ, हाइड्रोजन, पर है क्या, हाइड्रोजन ही ना, बहुत सारे, लेकिन क्या है, हाइड्रोजन ही। तो सिलेंडर में जो हाइड्रोजन भरी हुई है वो हाइड्रोजन एलिमेंट को दिखा रही है, किसको दिखा रही, बोल, हाइड्रोजन एलिमेंट को। लेकिन जब उसमें से एक एच को मैं अलग करके निकालूंगा तो वो एक सिंगल एच क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। तो एटम और एलिमेंट एक चीज होते हुए भी अलग अलग चीज है। जैसे कि उस चम्मच पे लगी हुई आइसक्रीम और डब्बे में पूरी भरी हुई आइसक्रीम, दोनों सेम ही चीज थी, और सेम होते हुए भी क्या थी, अलग। पूरी बल्क क्वांटिटी में बात करेंगे कि हाँ ये फ्लेवर पाया जाता है, ये इसका सैंपल है रखा हुआ, तो ये एलिमेंट है। उसका सबसे स्मॉलर यूनिट निकाले तो एटम। तो ये केमिकल पाया जाता है, ये एलिमेंट है, उसका सबसे छोटा यूनिट निकाल के दिखाए तो एटम। लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा मैंने दिया आपको, तो ये Fe नाम का एक केमिकल है जो सराउंडिंग में हमारे पाया जाता है प्योर फॉर्म में। तो ये क्या है, लोहे का एलिमेंट है। उसमें से सिर्फ एक Fe हमने निकाला, तो सिर्फ एक Fe, वो क्या रहेगा, एटम। तो अब बताओ, एक सिंगल Fe और वो लोहे की पूरी स्ट्रिप, ये दोनों सेम होते हुए भी क्या है, अलग। तो एटम एलिमेंट सेम होते हुए भी क्या है बेटा। तो आपके पास वो जो पीरियोडिक टेबल है ना, तो उसमें 118 एलिमेंट है हमारे पास। कितने एलिमेंट है, 118। ये वो एलिमेंट है जिनकी अब तक हम लोगों ने दरियाफ्त करी, अब तक हम लोगों ने उनको खोज निकाला है कि भाई ये एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं।
उन सारे एलिमेंट का आपको क्या मिलेगा बेटा, एटम मिलेगा। उन सारे एलिमेंट का आपको क्या मिलेगा, ऐसा समझो आइसक्रीम शॉप में 118 फ्लेवर रखे हुए हैं, उन सब का आपको टेस्टर मिलेगा। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, कितने अलग अलग टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं, 118। उन सब का आपको क्या मिलेगा बेटा, एटम। समझा? तो आई होप आई हैव मेड इट वेरी मच क्लियर कि एटम किसको बोलते हैं। सही है। दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, बोल, मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है, कुछ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसको देख, कितने एटम से बना ये, दो, H और H, पर दोनों एटम कौन से हैं, सेम है, हाइड्रोजन। तो ये होमो एटॉमिक है, होमो मतलब सेम। इसको देख, कितने एटम से बना ये, चार, चारों के चारों है कौन, फास्फोरस, ये भी क्या है, होमो एटॉमिक। इसको देख, कितने एटम से बना ये, तीन, दो हाइड्रोजन एटम का है, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन, तो दोनों अलग अलग एटम है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये भी मॉलिक्यूल है, पर ये कौन सा है, हेटेरो एटॉमिक। इसको देख, कितने एटम से मिलके बना है, हाइड्रोजन के तीन, फास्फोरस का एक, ऑक्सीजन का चार, आठ, पर तीन एटम अलग अलग टाइप के, हाइड्रोजन अलग, फास्फोरस अलग और ऑक्सीजन अलग। तो ये भी क्या बेटा, एक मॉलिक्यूल। समझ रहे? और जब ऐसे मॉलिक्यूल्स बल्क में हम लोग देखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। उसको क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल सी एग्जांपल से समझो। एक गिलास पानी है, इसमें वाटर भरा हुआ, वाटर, तो वाटर जो है ना, वाटर ये कंपाउंड है। वाटर क्या है बेटा, एक, बोलना, वाटर क्या है, कंपाउंड है। अब इसमें से सिर्फ एक H2O को मैं अलग करके निकालूंगा ना, इसमें बहुत सारे H2O है ना, उसमें से एक H2O को अलग करके निकालूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो एक ग्लास में पानी भरा हुआ है तो आप ये नहीं बोल सकते हो इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल। तो जब ग्लास में पानी भरा हुआ है तो मैं इसमें क्या लूंगा, इसमें H2O नाम का कंपाउंड है। क्या बोलूंगा, इसमें H2O नाम का कंपाउंड है। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि इस ग्लास में H2O नाम का मॉलिक्यूल है, मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल है अंदर, बहुत सारे ना, तो बहुत सारे के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। उसमें से एक H2O को अलग किया तो मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, पांच मॉलिक्यूल, पूरे की बात करूंगा तो कंपाउंड। डब्बे में, बॉटल में HCl रखा हुआ था तो मैं क्या बोलूंगा, उस बॉटल के अंदर HCl नाम का कंपाउंड है। उसमें से एक HCl को अलग किया तो एक HCl मॉलिक्यूल, चार HCl को अलग किया तो चार HCl मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं समझा, कंपाउंड किसको बोलते हैं समझा, एटम क्या होता है समझा। अब खाली कौन बच गया बेटा, बोल, आयन। अब खाली कौन बच गया, आयन। एकदम सिंपल है, किसी भी एटम से, किसी भी मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, माइनस करेंगे। जैसे आप सबको पता है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोल, 11। कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका, एटॉमिक नंबर 11 है। मतलब इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और सराउंडिंग में 11 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम है। पर ये क्या है, सोडियम का एटम है। ये क्या बेटा, बोल, सोडियम का एटम। सही है। अच्छा, इतना बड़ा सोडियम का क्यूब ले लिया तो, इतना बड़ा सोडियम का क्यूब ले लिया तो एलिमेंट है। क्या है वो, एलिमेंट। खाली सोडियम से बने ना। उसमें से एक Na को अलग किया तो क्या है, बोल, वो क्या, बोल, एक एक Na अलग किया, वो क्या है, नहीं कंफ्यूज हो रहे हो। पूरा सोडियम का इतना बड़ा पीस उठाया, इतना बड़ा क्यूब, ये क्या है, एलिमेंट। उसमें से सिर्फ एक Na अलग किया तो एटम है वो, सिर्फ एक Na अलग किया तो वो एटम है। लेकिन इस Na को Cl के साथ मिला के NaCl बना दिया, क्या बन गया ये, NaCl बोले तो नमक, NaCl बोले तो नमक। अब आपके हाथ में बहुत सारा नमक रखा हुआ है तो क्या है, NaCl नाम का कंपाउंड। उसमें से सिर्फ एक NaCl को अलग किया तो मॉलिक्यूल। अब समझ में आ रहा है कुछ, धीरे धीरे जा रहा है भेजे में, ठीक है ना। तो सोडियम का क्यूब लिया तो सोडियम एलिमेंट को दिखा रहा है, उसमें से एक एटम का अलग किया, एक सिंगल Na को अलग किया, वो एटम है। उसको Cl के साथ मिला के थोड़ा बहुत अपने हाथ में ऐसा लिया, ये NaCl कंपाउंड है। उसमें से एक NaCl अलग किया तो वो NaCl का मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। चल देख, ये सोडियम एटम है ना, एटम। अब समझ, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये एटम रह गया, क्या क्या बन गया, ये आयन। क्या बन गया बेटा, ये बोल, आयन। इसी तरह क्लोरीन आपने पढ़ा है, क्लोरीन कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका, 17। इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होते हैं और सराउंडिंग में 17
इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन इधर, 7 इलेक्ट्रॉन इधर। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे रहा हूं मैं बाहर से, अभी एटम रह गया क्या, क्या बन गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालो या इलेक्ट्रॉन ऐड करो, एटम एटम नहीं रह जाता, क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, देखिए इधर 10, प्रोटॉन अभी भी कितना है 11। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है ज्यादा, इसीलिए इसको ऐसा लिखेंगे Na+। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं ना उतना क्या आते जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इधर 18, और प्रोटॉन कितना है 17, कौन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ 1, तो इसको बोलेंगे Cl-। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो नेगेटिव चार्ज। ऐसे आयन को कैटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोल, कैटायन। और ऐसे आयन को अनायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोल, अनायन। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो हर मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल है वो कौन सा बेटा, एटम। अलग अलग टाइप के एटम पाए जाते हैं अपने एलिमेंटल फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, एलिमेंट। अपने पास टोटल 118 एलिमेंट है जिनके एटम्स हम लोग पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एटम जब आपस में कंबाइन होने लगते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। इसको बल्क में देखेंगे तो कंपाउंड है, सिंगल सिंगल देखेंगे तो मॉलिक्यूल। समझा रहे अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद आयन का हमने क्या देखा, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करो या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव किया पॉजिटिव चार्ज आया, इसको बोलते हैं कैटायन। इलेक्ट्रॉन ऐड किया नेगेटिव चार्ज आया, इसको बोलते हैं अनायन। समझा अच्छे से, यहाँ तक समझा रहे सबको, यहाँ तक समझा सबको। अब दूसरी बात जो आपको 11 से थोड़ा सा पता होना चाहिए वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, आपने कई सारे टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 11th में पढ़े होंगे या सुने होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है ना। कुछ के नाम मैं आपको याद दिलाता हूँ, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, आयन डाइपोल इंटरएक्शन, डाइपोल इंड्यूस इंटरएक्शन, आयन इंड्यूस इंटरएक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैंडरवाल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। सब सुना हुआ लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है सब। ये सबको मिला जुला के हम लोग क्या बोलते हैं बोल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अभी थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा, हाँ मैं कुछ बेसिक बातें जो आपको बता रहा हूँ, फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या है सर, तो बेटा समझ, ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, दिस इज 1 H2O, ठीक है ना। अब अगर मैं थोड़ा सा पानी ले रहा हूँ, ग्लास में थोड़ा सा पानी ले रहा हूँ, तो उसमें क्या एक ही H2O रहेगा क्या, बहुत सारे H2O रहेंगे। ये दूसरा H2O, ये तीसरा H2O है ना, ये चौथा H2O, ये पांचवा H2O, ये छठा H2O, ऐसा बहुत सारे H2O है। अच्छा इसमें सिर्फ एक H2O की बात मैं करूंगा तो ये कौन है, मॉलिक्यूल। ये कौन है बेटा बोल, मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल। तो क्या इन दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं होता होगा जो इनको पकड़ के रखता होगा, अगर नहीं होता होगा तो ये मॉलिक्यूल रुके हुए नहीं रहेंगे, मोशन करके भाग जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे एकदम। इनके बीच में भी तो कोई ना कोई फोर्स होता होगा ना। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है ना बेटा, इन फोर्सेस को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या कहते हैं बोल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे ये NaCl है, इसको मैंने H2O में ऐड कर दिया, पानी में ऐड कर दिया, यानी नमक पानी का घोल बना रहा हूँ। आजकल बहुत बनाते हैं आप नींबू पानी बनाने के लिए, है ही नहीं। तो भाई इधर बहुत सारे H2O है, बहुत सारे बोलना, बहुत सारे H2O है, और बहुत सारा क्या है बोल, NaCl है, बहुत सारा क्या है, NaCl। तो इनके बीच में तो कोई ना कोई फोर्स होता होगा ना जो इनको पकड़ के रखता होगा, है कि नहीं। कोई ना कोई फोर्स होता होगा जो इनको क्या करके रखता होगा बेटा, पकड़ के रखता होगा। तो ये भी जो फोर्स है ये भी क्या कहलाएगा बोल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स पकड़ के रखता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये फोर्स अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखोगे H2O में अगर आप देखोगे तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है मैं आपको 11th में समझा चुका, फिर एक बार समझाता हूँ। इधर ऑक्सीजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6। इसके आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन है देख, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन गरीब बेचारा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन।
तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो जो नेगेटिव वाला होता है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा दादागिरी करता है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने लगता है, बोल अपनी तरफ खींचने लगता है ना। अमीर और अमीर होने की कोशिश करता है और गरीब बेचारा होते जाता है। तो पहले से इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन, इसको अभी भी चैन नहीं है, वो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करने लगेगा, बोल खींचने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचते हुए जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन पे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। पूरा कब आएगा बोल, जब ये बॉन्ड टूट जाएगी और इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तब आएगा। अभी पूरी बॉन्ड टूटी है क्या, नहीं, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने लग गया, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, इसको बोलते बोल पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया तो इस पे क्या आने लगेगा, बोल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते बोल, डाइपोल। या फिर ऐसे ही मॉलिक्यूल पोलार मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते बोल, पोलार मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहने वाला है, हर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहने वाला है, और हर हाइड्रोजन पे क्या रहने वाला है बोल, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पर मौजूद हर H2O किसकी तरह काम कर रहा है, डाइपोल की तरह। दो पोल है ना उसमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब देख, ऑक्सीजन का नेगेटिव हाइड्रोजन के पॉजिटिव से क्या करेगा, बॉन्ड बनाए। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे क्या करते हैं, खींचते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से बॉन्ड बना लेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना। तो देख, ये भी एक डाइपोल है, ये वाला भी एक डाइपोल है। दो डाइपोल के बीच में फोर्स आया, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते बोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, इस डाइपोल की एक खास बात है, इसमें जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कौन है, हाइड्रोजन है। तो जब किसी डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के ऊपर होता है तब ये वाला फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहलाता है। और क्या कहलाता है बोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी दिखा रहा है, और किसकी एग्जांपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ रहा है। अभी मैं इसको देखूं, अगर SO2 है, ये भी पोलर, लेकिन जब बहुत सारे SO2 आपस में बॉन्ड बनाएंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगी, बात सही है, यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगी। ये भी एक डाइपोल, ये भी एक डाइपोल, क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं इसको, क्यों, हाइड्रोजन नहीं इसमें। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। एक और एग्जांपल देता हूँ, HCl, Cl पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इधर आ गया फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इधर पे क्या है देख, हाइड्रोजन। समझ आ रहा है, इधर देख, इधर देख, H2O के O पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव। Na भी बता रहा, NaCl जब पानी में जाता है तो टूटता है ना, इसमें Na प्लस और Cl माइनस। तो देख, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से बॉन्ड बनाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा। तो ये फोर्स किसके किसके बीच में आ रहा है, ये कौन है बेटा, डाइपोल। H2O कौन है, डाइपोल। Na प्लस कौन है, आयन। Na प्लस कौन है, आयन। तो इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया देख, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होगा अगर हमने जो मॉलिक्यूल लिया है वो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। कैसा है, जैसे मिसाल के तौर पर एक सिलेंडर में मैंने बहुत सारा Cl2 भर दिया। क्या भर दिया बेटा, अब Cl2 मतलब कौन है, ClCl है ना, यही मतलब है ना Cl2 का, ClCl। अब मेरे को बताना, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। भाई दोनों क्लोरीन है, दोनों सेम सेम है, ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ना कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कोई भी नहीं खींचेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने वाला है क्या, तो डाइपोल की तरह एक्ट करेगा क्या। तो यहाँ पर बीच में फोर्स कहाँ से आएगा, यहाँ पर बीच में फोर्स कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन, यहाँ पर बीच में फोर्स कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर फोर्स आता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से। किसकी वजह से बोल, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो कि एक टाइप का वैन डर वाल्स फोर्स है। कौन सा फोर्स है,
वैन डर वाल फोर्स। तो ऐसा समझो, वैन डर वाल फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स एक ही चीज है, ऐसे समझो, होता नहीं है, ऐसे समझो। लंडन डिस्पर्शन फोर्स, वैन डर वाल फोर्स एक ही चीज है। अब सर ये फोर्स कहाँ से आया? इधर पे समझ में आ रहा था, यहाँ पे हजम हो जा रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स आ गया। यहाँ पे कहाँ आया? यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ही आया। बस फर्क सिर्फ इतना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वैसा नहीं बन रहा है जैसा पोलर में बनता है। तो फिर सर कैसा बन रहा है? एकदम सिंपल है, समझ मेरे हिसाब से ये क्लोरीन है। ध्यान से सुनना, क्या दिस इज वन क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रुका हुआ होता है, क्या कर रहा होता है? कंटिन्यूसली घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहे। अब घूमते घूमते क्या हुआ, इस वाले क्लोरीन में, ये इसके बाजू वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, इस वाले क्लोरीन में एक टाइम ऐसा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर थे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे। तो एक साइड पर अचानक से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई है? बढ़ गई। परमानेंट यहाँ पे बढ़ी हुई रहेगी, गए ये शिफ्ट होते रहेगी। समझ, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, मैंने अक्कर बक्कर बम्बे वो करके पॉज कर दिया। क्या कर दिया? बोल, पॉज, रोक दिया उसको। तो यहाँ पर अचानक से मेरे को दिखा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। जिस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो साइड नेगेटिव चार्ज। तो अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ अपने आप क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इसके बेचारे के भी इलेक्ट्रॉन वहां चले गए तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इस क्लोरीन के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस क्लोरीन के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या आ गया? अट्रैक्शन फोर्स। ये फोर्स क्या कहलाता है? बोल, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और ये फोर्स बहुत वीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रुका रहने वाला है क्या? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं ना, तो ये फोर्स भी इधर उधर इधर उधर नाचते रहते हैं। ये फिक्स है उधर, ये फिक्स है क्या? नहीं। इसीलिए इसकी बनिस्बत वाला फोर्स कैसा होता है बेटा? बहुत ही वीक होता है। तो वैन डर वाल फोर्सेस से पहले आप कभी भी केमिस्ट्री की बुक में देखोगे ना, तो ऐसा लिखा रहता है, वीक वैन डर वाल फोर्सेस। क्या लिखा रहता है? वीक वैन डर वाल फोर्सेस, क्योंकि ये यूजुअली कैसा होता है बेटा? वीक होता है। तो पोलर में कौन कौन सा फोर्स आ सकता है? बोल, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है कि नहीं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर में कौन सा फोर्स आता है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स या फिर वीक वैन डर वाल फोर्सेस। समझ में आ रही चीज? इज इट वेरी मच क्लियर? सबको समझा? ये सारे फोर्सेस कौन से फोर्सेस कहलाते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आई होप आप सबको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम अच्छे समझा। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड मोर अबाउट इट, अगर किसी को इस टॉपिक पे और ज्यादा इंटरेस्ट है, 11th की टेक्स्ट बुक उठाना, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 9 या 10 है, चैप्टर नंबर 9 या 10 है, स्टेट ऑफ मैटर। 11th में स्टेट ऑफ मैटर नाम का एक चैप्टर था, उसको उठा के देखना, उसमें आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में डिटेल में डेटा मिल जाएगा। अभी अपना वो मुद्दा नहीं है, बस आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, वरना आगे जो टॉपिक आ रहा है वो आपके भेजे में जाएगा नहीं, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया। किसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? समझा ना? अच्छा, अगर आप कंपेयर करोगे ना, कंपेयर करोगे तो इधर बहुत सारे फोर्सेस आपको दिख रहे हैं। पहला, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में भी तो एक फोर्स है ना, और इसको हम लोग फोर्स नहीं बोलते, इसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, करे इट इज जस्ट अट्रैक्शन, इसी को सिर्फ क्या है? बोल, अट्रैक्शन। अच्छा, NaCl में भी तो कोई फोर्स है ना, NaCl में तो कोई तो फोर्स है ना, ये Na प्लस आयन, ये Cl माइनस आयन, इन दोनों के बीच में तो फोर्स है ना। क्या बोलते हैं इस फोर्स को? आयनिक बॉन्ड। दो आयन के बीच में ना, ये इसको क्या बोलते? बोल, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ये दोनों आप ना पढ़ के आ रहे हो लोअर स्टैंडर्ड से, 9वीं 10वीं से। अगर नहीं पता है तो एक बार मैं ऊपर से बता देता हूँ आपको। क्लोरीन क्लोरीन ने बॉन्ड कैसे बनाया थे? क्लोरीन के आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। ये वाले क्लोरीन के भी आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 7। तो ये क्लोरीन बोला मेरा एक इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन, आओ शेयर कर लेते हैं। ये जो बॉन्ड बन गई इसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसे बनती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनती है? बोल, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये सोडियम के आखिर में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या बोलता है? तेरे को 8 होने के लिए 1 चाहिए, एक काम कर मेरा वाला 1 ले ले। इधर शेयरिंग हुई है क्या? सीधा एक्सचेंज हो गया है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, खत्म, एक्सचेंज बोलो, सॉरी। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पे दे दिया गया इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर दिया गया। एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया और एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अभी पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन निकाले तो पॉजिटिव चार्ज, दिए तो नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव या नेगेटिव इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, आयनिक बॉन्ड। ये कौन सी बॉन्ड है? कोवैलेंट। ये कौन सी बॉन्ड है? कंपेयर करोगे ना बेटा, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी बॉन्ड होती है? बोल, आयनिक और कोवैलेंट। उसके बाद आती है ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सबसे वीक होती है ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस।
कंपैरिजन समझ में आ रहा है? सबसे स्ट्रांग कौन सी होती है? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब स्ट्रांगेस्ट होती है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। उससे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सबसे वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। सब में अच्छे से ये सब समझा क्या रे? अभी टॉपिक में काम आने वाला है, इसीलिए ये सब समझा अच्छे से। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम क्या है? देख, सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम क्या बेटा? सॉलिड स्टेट। तो आपने 11th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है। 11th का जो चैप्टर है उसका नाम ही है स्टेट ऑफ मैटर। कितने स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा है? 3। कोई भी मैटर जो आप देख रहे हो वो हमको कितने स्टेट्स में मिल सकता है, कितनी हालतों में मिल सकता है? 3 हालत में मिल सकता है। कौन कौन सी 3 हालत बताओ? सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक ही चीज को आप तीनों हालत से गुजार सकते हो। सॉलिड को लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड को गैस बना सकते हो, ऐसा, ठीक है ना? तो मैटर के कितने स्टेट होते हैं बेटा? बोल, मैटर के कितने स्टेट होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस बनते कैसे हैं? तो मैटर किससे बना हुआ है? या तो एटम से या मॉलिक्यूल से। जैसे H2O किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। लोहे का एक पीस उठा लिया, किससे बना हुआ है? लोहे के एटम से बना हुआ है। नमक ले लिए, नमक वो किससे बना है? आयन से बना है। तो मैटर किससे बना होता है? या तो एटम से, या आयन से, या मॉलिक्यूल से। तीनों एग्जांपल दे दिया ना अभी मैंने आपको। इतना बड़ा कार्बन का टुकड़ा दिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? सी 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 सी, कार्बन, खाली कार्बन। तो किससे बना हुआ है? कार्बन एटम से बना हुआ। घर का नमक उठा लिया आपने, किससे बना वो? Na+ और Cl-। कौन है ये? आयंस। पानी ले लिया आपने एक गिलास में, किससे बना है वो? H2O के मॉलिक्यूल से। H2O के मॉलिक्यूल्स। तीनों में डिफरेंस देख। कार्बन का पीस किससे बना था? C कार्बन के एटम से। NaCl किससे बना है? Na+ और Cl- आयन से। पानी किससे बना हुआ है? H2O के मॉलिक्यूल। कोई भी मैटर उठा लो, तीन ही चीज से बना होगा, या तो एटम से, या तो आयन से, या तो मॉलिक्यूल से। कोई चौथा पॉसिबल है तो बताओ। कोई भी मैटर उठा लो, वो इन्हीं तीन ही चीजों से बना होगा। या तो वो एटम से बना होगा, या आयन से बना होगा, या फिर मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। करेक्ट है। तो ये जो एटम है, या आयन है, या मॉलिक्यूल है, इनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या कहते हैं? बोल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो पार्टिकल जो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उसको बना रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पूछ लूं, बेटा ये क्लासरूम को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? इस क्लासरूम को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? इस क्लासरूम को कौन बना रहा है? तो आपका क्या जवाब आएगा? सर हम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नहीं तो क्लासरूम क्लासरूम नहीं है। बेंचेज रखी हुई है, बोर्ड है, मार्कर है, टीचर है, सब कुछ है, एक भी बच्चा नहीं। ये क्लासरूम है क्या? ये मजाक है, इट इज अ जोक। क्लासरूम नहीं हो, या तो वहां पे डिजिटल क्लास चल रही होगी लेकिन उधर भी बच्चे रहेंगे जो अपने अपने मोबाइल में देख रहे होंगे। तो क्लासरूम का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? बोल, स्टूडेंट्स। तो उसी तरह मैंने किसी केमिकल को उठाया, जैसे मैंने एक ग्लास में पानी को उठाया, मैं आपसे पूछा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, तो आप क्या बोलोगे? H2O मॉलिक्यूल, बहुत सारे H2O से बना है वो। मैंने थोड़ा सा नमक उठा के आपको बोला, बताओ इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? आप क्या बोलोगे? Na+ और Cl- आयंस। कार्बन का पीस, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? कार्बन के बहुत सारे एटम्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? बोल, या तो एटम, या तो आयन, या तो मॉलिक्यूल। तो अब से इस चैप्टर में जहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आएगा ना, तो समझ जाने का ये तीन में से एक चीज की बात चली। समझ में आ रहा है? अब सॉलिड, लिक्विड, गैस में फर्क क्या होता है सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। समझिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अच्छा, दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना? अभी इसी को मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दिख रहा है, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? कम। तो जब ये बीच का फोर्स कम होगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल थोड़े दूर चले जाएंगे ना। और जब इसको गैस में बदलना होता है तो और दूर करना पड़ेगा मेरे को। यानी अगर कोई आपसे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का फर्क पूछ ले तो सबसे बेसिक फर्क यही है, सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है। लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में एकदम वीक। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रांग कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड, मॉडरेट लिक्विड में, और सबसे वीक गैस में।
अच्छा, पार्टिकल सबसे करीब करीब में किसके रहते हैं? सॉलिड। मॉडरेट लिक्विड, सबसे दूर गैस। मोशन की अगर बात करें, पार्टिकल क्योंकि रुके हुए नहीं रहते, पार्टिकल कभी भी रुका हुआ नहीं रहता, मोशन करते हैं। तो सॉलिड के केस में पार्टिकल का मोशन एकदम ना के बराबर होता है, क्योंकि वो बहुत करीब आ चुके हैं, पकड़ के रखा गया उनको, वो हिलना नहीं जरा, ये सब पकड़ के रखा है। लिक्विड के केस में मोशन थोड़ा सा होता है, गैसेस के केस में मोशन बहुत ज्यादा होता है। आपने पढ़े होंगे गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते, आड़ा टेढ़ा कैसा भी मोशन करते हैं। यही वजह है कि सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स उतना मोशन नहीं करते। लिक्विड और गैसेस की उतनी फिक्स शेप नहीं होती। एग्जांपल लो, पानी की एग्जांपल लो। सॉलिड स्टेट में कैसा दिखता है वो? आइस, बर्फ। लिक्विड स्टेट में पानी जो आप पीते हो। गैस स्टेट में स्टीम, भाप, पानी की जो भाप निकलती है। अब इसमें फिक्स शेप किसका है? सॉलिड। क्यों है समझा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, पार्टिकल्स बहुत करीब करीब है, उनमें मोशन सबसे कम है, इसीलिए उसका शेप, उसका साइज, उसकी ज्योमेट्री, उसका वॉल्यूम सब कुछ क्या है? फिक्स है। और लिक्विड और गैस में सब फिक्स होता है क्या? नहीं। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। गैसेस क्या हो सकती है? हाईली कंप्रेसिबल, गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। सीएनजी पढ़ा है, फुल फॉर्म ही क्या इसका? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसमें नेचुरल गैस है जिसको हमने कंप्रेस करके अंदर भर दिए। किसी भी गैस को जब कंप्रेस कर देते हैं ना, वो हीट हो जाती है, उसको जरा सा जलाओगे तो वो फ्यूल का काम करती है। आपका इंजन भी ऐसी काम करता है, आपका जो इंजन होता है वो भी ऐसी काम करता है। पेट्रोल लेता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है, दोनों को मिला के कंप्रेस कर देता है, और ऑक्सीजन गैस है, जैसी कंप्रेस हुई क्या होएगा? हीट हो जाएगी। वहां पर स्पार्क प्लग लगा होता है, उसको चिंगारी देता है, जैसे वो चिंगारी देता है उधर ब्लास्ट होता है, पिस्टन नीचे जाती है। अब पिस्टन जब नीचे जाती है तो उससे लगी हुई जो क्रैंक रहती है ना, वो ऊपर चले जाती है। अब वो बहुत हैवी होती है, तो ग्रेविटी अपना काम करेगी ना, क्या करेगी? इसको रिटर्न नीचे लेके आएगी, तो वापस ऊपर जाता है। ऐसे 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 मूव करता है। इसके ऐसे ऐसे मोशन को शाफ्ट ऐसे ऐसे मोशन में कन्वर्ट करती है। अब पूरा ऑटोमोबाइल यहाँ नहीं समझा सकता, लेकिन इंजन भी इसी बेसिस पे काम करते हैं। वो लोग जो फ्यूल होता है उसको क्या करते हैं बेटा? कंप्रेस करते हैं। तो आप लिक्विड और गैस को कंप्रेस कर सकते हो। इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस के। और सॉलिड ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। आइडियल सॉलिड वो होता है जिसको आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते, इनकंप्रेसिबल। डिफरेंस समझ रहे हैं तीनों के बीच में? मेन डिफरेंस क्या है बोल? दोनों की दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और डिस्टेंस का। यहाँ पर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, इधर उससे कम, इधर सबसे कम। और यहाँ पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है, यहाँ उससे ज्यादा और यहाँ सबसे ज्यादा। फोर्स के लिए उल्टा है, फोर्स इधर सबसे ज्यादा है, इधर कम, इधर सबसे कम। डिस्टेंस यहाँ सबसे कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। समझ आ रहा अच्छे से? अब चैप्टर का नाम क्या है? तो हमको पढ़ना कौन सा स्टेट है? क्या पढ़ना है बोल? आप देख, इंट्रोडक्शन में यही सब दिया है कि जो मैंने पढ़ा है। देखो जरा इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। एज स्टडीड अर्लियर, जैसा कि आपने पहले की स्टैंडर्ड में पढ़ा है, द सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड स्टेट की खास बात क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। मिला पहला पॉइंट, वही पॉइंट लिखा है पहला पॉइंट। आगे बढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट मोस्ट सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। इसीलिए सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब फिक्स, डेफिनाइट मतलब फिक्स। तो फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है सॉलिड का। आगे देखिए बेटा, which change only slightly with change in temperature and pressure. The smallest constituent particle of the various solid are atoms, ions और कोई भी सॉलिड उठा लो या कोई भी मैटर उठा लो, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? या तो एटम, या तो आयन, या तो ये भी समझा है। कुछ नया दिख रहा है इधर, ये भी पता है। आगे देखिए बेटा, all such smallest constituent particle of the solid will be referred to as particle in this chapter. इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से समझ में आ गया? तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एटम किसको बोलते हैं, आयन किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, मैंने समझा दिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में क्या फर्क होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं, लिक्विड में दूर, गैस में और दूर। सॉलिड में क्यों पार्टिकल करीब करीब रहते हैं? क्योंकि उनके बीच का फोर्स सबसे ज्यादा रहता है। लिक्विड में फोर्स कम रहता है, गैस में और कम रहता है। सॉलिड का शेप कैसा होता है? फिक्स। वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स। लिक्विड और गैसेस का शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वो फ्लो करते हैं, बहते हैं। लिक्विड को मौका दो वो बहते ही रहेगा, गैस को जगह दो वो फैलती जाएगी।
सॉलिड के साथ ऐसा होता है क्या, एक सॉलिड इतना बड़ा यहाँ रखा है, उसको ये रूम में रख या इसके 4 गुना बड़े रूम में रख, उतना ही बड़ा रहेगा, फैलेगा क्या नहीं। तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, तो जाहिर सी बात है हमको किसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड के बारे में। तो यहाँ से अब हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। अभी तक मैं बस ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन पे भाग रहा था, अब आते मेन अपने मुद्दे पे चैप्टर पे। चैप्टर में जो शुरुआत का सबसे पहला पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड। वो क्या बेटा देख, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से आपका मेन चैप्टर चालू हो रहा है, तो सब बोर्ड पर देखेंगे। यस इधर देखो, तो जो बेटा सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बोल, दो टाइप के होते हैं। सॉलिड्स की दो टाइप होती है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्या होता है बेटा बोल, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। क्या होता है बोल, एमोर्फस सॉलिड। तो सॉलिड्स की कितनी टाइप होती है, दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल, ट्रू सॉलिड, ये असली सॉलिड है। एमोर्फस सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं बोल, सूडो मतलब नकली, सूडो सॉलिड नकली सॉलिड है। या इसका एक और नाम है, इसको ना सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको बोल, सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा समझो किसी लिक्विड को लिया मैंने और उसको बहुत ज्यादा कूल कर दिया, तो भी कैसा दिखने लगेगा, सॉलिड जैसा दिखने लगेगा। अब सर मेरे को समझा नहीं, सॉलिड की दो टाइप, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, क्या है सर इसके पीछे का फंडा। एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, आपको अब भी फील हो जाएगा। बहुत सारे सॉलिड आपने देखे होंगे, जब हम लोग उसको हीट करना शुरू करते, जब हम लोग उसको गर्म करना शुरू करते, तो पहले तो वो सॉलिड ही रहता है, फिर अचानक से बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है ना, तो अचानक से वो पिघल के लिक्विड बन जाता है। अचानक से वो पिघल के क्या बन जाता है बोल, लिक्विड बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आपका नमक, घर का नमक, शक्कर, नमक हो गया, शक्कर हो गया, ये शुरुआत में कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। उसको हीट करो सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। बहुत ज्यादा जब हीट हो जाएगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, अचानक से वो पिघल के क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलने को क्या बोलते हैं, मेल्ट होना। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जब हम लोग उनको हीट करना शुरू करते हैं, तो वो अचानक से नहीं पिघलते, धीरे धीरे पिघलते। कैसे पिघलते बोल, धीरे धीरे। सबसे बेस्ट एग्जांपल प्लास्टिक। प्लास्टिक को कभी पिघलता हुआ देखे हो, ऐसा नहीं होता कि उसको गर्म करते जा रहे, गर्म करते जा रहे, गर्म करते जा रहे, वो सॉलिड ही था, सॉलिड ही था, हीट को बर्दाश्त कर रहा था, हीट को बर्दाश्त कर रहा था, फिर अचानक से पिघल गया। ऐसा होता है क्या, कैसा होता है, जैसे उसको गर्म करना शुरू करते हो वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है, सॉफ्ट होता है, फिर और सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होता है, फिर पिघल के लिक्विड बन जाता है। सही है ना। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। इतना बड़ा मैंने आपको लोहे का शीट दिया, इतना बड़ा मैंने आपको प्लास्टिक का शीट दिया, दोनों को बोला गर्म कर। लोहे का शीट कैसे गर्म होगा बोल, पहले थोड़ा गर्म होगा, सॉफ्ट हो जाएगा क्या, नहीं, हार्ड ही रहेगा, वो गर्म होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। बहुत हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद अचानक से क्या होगा बोलो, पिघल जाएगा। लोहा अचानक से पिघलेगा और पिघल के लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड जैसा बन जाएगा, एकदम डार्क रेड कलर का, ऑरेंज कलर का। देखिए लोहा पिघलता है तो एकदम ऑरेंज कलर का दिखता है कि नहीं। प्लास्टिक कैसा पिघलेगा, धीरे 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 धीरे, पहले सॉफ्ट होएगा, और सॉफ्ट होएगा, और सॉफ्ट होएगा, पिघलते पिघलते एकदम लिक्विड बन जाएगा, धीरे 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 पिघलेगा। अचानक से पिघलेगा क्या, नहीं। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, हम लोगों के टाइम पे ना, जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब अपने गोवंडी में पानी आनी नहीं आता था, तो गैलन का सिस्टम चलता था। 40 लीटर का पानी का गैलन रहता था, उसमें पानी भरते थे और घर में रखे रहना पड़ता था, जब भी ऐसा पाइपलाइन वगैरह नहीं लगी थी। तो कैसा रहता था ना, वो गैलन को टांग के लेके जाना आना पड़ता था साइकिल पे पानी लाने के लिए। तो कई बार रखने उठाने में ना उसमें पत्थर उत्थर घुस जाता था, छेद हो जाता, फिर घर पे बहुत गाली पड़ती, गैलन फोड़ के लाया बोले, है कि नहीं। तो उसको बनाने वाले गली गली में घूमते थे, वो जो सुराख रहता ना, उसको बनाने वाले गली गली में घूमते थे। ऐसा प्लास्टिक की इतनी लंबी लंबी पट्टी ले रहते थे उन लोग एक हाथ में, और दूसरे हाथ में छोटा सा चूल्हा लिए रहते थे, ऐसा टांगे रहते, और इसको बजाते हुए ऐसा चलते थे लोग। जब उन लोग को बुलाओ तो लोग क्या करते थे,
इसको चूल्हे को जलाते थे, एक लोहे की पट्टी रहती थी, उसको एकदम गर्म कर लेते थे, उसमें एकदम खौलता हुआ गर्म, और फिर दूसरे हाथ में जो प्लास्टिक की पट्टी ले लेते थे ना, उसका इतना बड़ा पीस काटते थे और उसको लोहे की गरम गरम पट्टी चिपका देते थे। क्या हो जाएगा बोल? प्लास्टिक पिघल जाएगा ना? नहीं, सॉफ्ट होएगा, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी एक टेम्परेचर पे नहीं पिघलता, आराम आराम से पिघलता है। तो जैसे उसको गरम गरम वो चिपकाते थे ना पट्टी लोहे की, तो प्लास्टिक क्या हो जाता था? सॉफ्ट हो जाता था। बस जैसे वो सॉफ्ट हुआ ना, साबुन जैसा सॉफ्ट हो जाता था, उसको जहां पर छेद हुआ है ना, वहां रख के ऐसा 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 शेप दे देते थे, वही लोहे की पट्टी से ऐसा शेप दे देते थे, और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे। जैसे ही ठंडा हो जाता था, वहां पे कड़क हो जाता था, अब वो छेद वहां पर जो पोर हुआ था, जो होल हुआ था, भर गया। देखो कभी ऐसा करते हैं, बाल्टी विल्टी में भी करते थे लोग, घर की बाल्टी विल्टी में भी ऐसा लगा के देते, लीकेज को खत्म करने के लिए। अब क्या है, अब बाल्टी में छेद हुआ तो दूसरी बाल्टी आती है, पहले ऐसा नहीं रहता था। पहले पब्लिक बहुत पैसा बचाती थी, बोले ये बाल्टी अभी 10 साल और चलेगी, जहां जहां छेद हो रहा है वहां वहां पे लगा दो। समझा अच्छे से? तो ये क्या फंड है सर, कुछ कुछ सॉलिड बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाने के बाद अचानक से पिघलते हैं, और कुछ कुछ सॉलिड धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फिर पिघलते हैं, बहुत टाइम लेके पिघलते हैं। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ, सॉलिड की क्या होती है, दो टाइप। और जो अचानक से पिघलता है ना, वो कौन सा सॉलिड होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड होता है वो? क्रिस्टलाइन। उसको तोड़ोगे तो आपको उसके बारीक बारीक क्रिस्टल दिखेंगे। कभी शक्कर की बड़ी वाली पीस देखे हो, उसको तोड़ो तो बारीक बारीक क्रिस्टल टुकड़ा टुकड़ा होकर अलग होता है। नमक का क्रिस्टल अलग होता है, कांच 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 की क्रिस्टल नहीं, कांच नहीं सॉरी, आइस, बर्फ का क्रिस्टल अलग होता है, बर्फ को तोड़ेंगे तो। ये सब कौन से सॉलिड है बोल? क्रिस्टलाइन। और प्लास्टिक कौन सा सॉलिड है? एमॉर्फस। उसको ऐसा मारा तोड़ी, उसके क्रिस्टल अलग होंगे ना। यहाँ पे बर्फ रख, यहाँ पे प्लास्टिक रख, या फिर यहाँ पे ऐसा इतना बड़ा नमक का वो रख, ढेला आता है ना नमक का, वो रख, और यहाँ पे प्लास्टिक रख। जैसे नमक के ऊपर आप ऐसा हथौड़ी मारोगे, क्या आएगा वो? बारीक बारीक क्रिस्टल में पाउडर जैसा पीस पीस में अलग हो जाएगा, ठीक है ना। प्लास्टिक को मारोगे तो होएगा क्या? नहीं होएगा, वो मार खाते जाएगा बेशरम जैसा, पतला होते जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं क्रिस्टल्स में। तो सॉलिड की कितनी टाइप होती है बेटा? दो। अब नमक का वो ढेला भी सॉलिड ही है ना, और प्लास्टिक की वो शीट भी क्या है? सॉलिड। और दोनों अलग अलग बिहेव करी, मतलब सेम टाइप का सॉलिड है क्या? अलग अलग सॉलिड है। कौन से अलग अलग सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ओके सर, समझ में आ गया, दो टाइप के सॉलिड होते हैं, आपने फील भी करा दिया, हमने अपने घर पे भी देखे, दो टाइप के सॉलिड होते हैं। क्या फर्क होता है सर इन दोनों सॉलिड के बीच में? तो वही फर्क हम लोग यहाँ पर देखने जाएंगे। तो सॉलिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है, जो मेन डेफिनेशन है उनकी, जरा ध्यान से सुनना बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है मालूम? जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते बोल? जैसे मिसाल के तौर पर समझ, मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, वो दो पार्टिकल से मिलकर बना है। कितने पार्टिकल से मिलकर बना है? दो, ए और बी। कितने पार्टिकल से? ए और बी। तो रेड कलर से मैं ए को दिखा रहा हूं और ब्लू कलर से मैं बी को दिखा रहा हूं। जैसे NaCl मैंने लिया, किससे किससे बना है वो? NaCl। तो इसी तरह मैंने एक सॉलिड उठाया, किससे किससे मिलकर बना है वो? ए और बी। तो जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर ए और बी के अरेंजमेंट को देखोगे ना, तो आपको सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ए ए ए ए ए ए सॉरी, ए गोल बनाया था, बी बी बी, कुछ देख रहे हो आप पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए बोल? सेम पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न में। रेगुलर समझते हैं ना, फिक्स पैटर्न। चेंज हो रहा है क्या वो? नहीं। पर जब आप एमॉर्फस सॉलिड को देखोगे, समझ ये भी दो पार्टिकल से बना है, एक पार्टिकल ए और दूसरा पार्टिकल बी। और एक एमॉर्फस सॉलिड को जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखोगे कि उसके पार्टिकल कैसा अरेंज है, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना बेटा। कुछ दिख रहा है क्या बना इधर? बता, पैटर्न रेगुलर है क्या? नहीं सर। और अगर है भी तो बहुत छोटे रेंज पे दिख रहा है। यहां तक कैसा पैटर्न है देख, रेगुलर है, उसके बाद पूरा पैटर्न कैसा हो गया है? इरेगुलर। बस यही बेसिक डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये कैसे अरेंज होते हैं? डेफिनाइट पैटर्न में, एक रेगुलर
पैटर्न में जो बार बार रिपीट भी होता है। देख, अगर आप नोटिस करोगे, ये पैटर्न को नोट कर, ये पैटर्न, यही पैटर्न बार बार क्या हो रहा है, देख इधर दिख रहा है, बार बार क्या हो रहा है, इधर रिपीट हो रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखना। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड in which constituent particle कौन कौन हो सकता है, atom, ions, molecules, constituent particles are arranged in a regular definite repeating pattern। कैसे अरेंज रहते हैं, देख, रेगुलर डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न। रेगुलर मतलब आपको रेगुलरिटी दिखेगी, ऐसा कुछ भी रैंडमनेस नहीं दिखेगा, रेगुलरिटी दिखेगी, ठीक है ना। डेफिनाइट मतलब फिक्स रिपीटिंग पैटर्न, एक पैटर्न रहेगा जो बार बार फिक्स है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सॉलिड कौन से सॉलिड होते हैं, बोल, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपका बर्फ हो गया, नमक हो गया, शक्कर हो गया, ये सब ऐसे रहते हैं। उसका जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर उसके एटम्स को देखोगे, उसके पार्टिकल्स को देखोगे, तो सब कैसे अरेंज रहेंगे, बोल, रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज रहेंगे। एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा होता है क्या बेटा, नहीं। तो एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलेंगे, सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन रेगुलर डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न। तो इधर लिखता हूं डेफिनेशन, क्या है, बोल, अ सॉलिड इन विच constituent particles are not arranged in a regular definite repeating pattern। constituent particle रेगुलर पैटर्न में अरेंज है क्या, नहीं। जो रिपीटिंग पैटर्न है, सॉरी, जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है कि आपको, नहीं, थोड़ा बहुत दिखा भी, उसके बाद क्या हो गया, रैंडम हो गया, ठीक है ना। तो चाहिए तो आप इधर ब्रैकेट में मेंशन कर लो, रेगुलरिटी इज शॉर्ट रेंज, रेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज शॉर्ट रेंज्ड। पार्टिकल के अरेंजमेंट में जो रेगुलरिटी अगर वो दिखेगी भी तो कैसे दिखेगी, शॉर्ट रेंज पे दिखेगी, उसके बाद इरेगुलर हो जाएगा। और यहाँ पर कैसा रहता है, रेगुलरिटी लॉन्ग रेंज पे दिखेगी, आपको पूरे सॉलिड में दिखेगी, पूरे बल्क में दिखेगी। समझ में अच्छे से। तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड की। और कुछ बातें मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, जैसे मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके मेल्ट करता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प होता है। शार्प मतलब इसी पॉइंट पे आने के बाद वो मेल्ट करेगा। जैसे 800 डिग्री मतलब 800 डिग्री, 750 पे भी मेल्ट करेगा क्या, वो नहीं, 800 पे ही मेल्ट करेगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, एकदम शार्प। इसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है, शार्प नहीं होता है। 400 से 600 के बीच में मेल्ट होना शुरू हो गया, एकदम 500 पे आके मेल्ट करेगा क्या, नहीं, 400 से सॉफ्ट होता जाएगा, 600 आते आते पूरी तरीके से लिक्विड बन जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है क्या, नहीं। कैसा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, रेंज में होता है, एक रेंज के बीच में मेल्ट करता है। एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको इसकी बता दिया, इसको जब मारेंगे तो पीसेस में डायरेक्ट टूट जाता है। ये डायरेक्ट टूटता है क्या, नहीं। तो जब कोई मटेरियल मारने पर डायरेक्ट टूट जाता है तो उसको डक्टाइल बोलते हैं, सॉरी, उसको ब्रिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बोल, ब्रिटल। और जब मारने पर डायरेक्ट नहीं टूटता है, उल्टा पतला होता जाता है, तो मार मार के पतला होता जा रहा है, तो उसको डक्टाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, बोल, डक्टाइल। तो ये कैसा रहता है, मारे जैसी की वैसे टूट जाता है, तो कैसा है ये, ब्रिटल। कैसा है, बोल, ब्रिटल। ये कैसा रहेगा, डक्टाइल रहेगा। ये डक्टाइल भी होता है और मेलिएबल भी होता है। मेलिएबल पता है ना, उसको खींच करके वायर बना सकते हो आप, समझे अच्छे से। यूजुअली ये वाले सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ये वाले सॉलिड कैसे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, उतने हार्ड नहीं रहते, थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, उसकी कंपेरेटिवली थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से क्या लो। नमक का इतना बड़ा ढेला दिया, उसको बोला हाथ से ऐसा मोड़ के दिखा, मोड़ पाओगे? प्लास्टिक की शीट को आराम से मोड़ लोगे। शीट नहीं भी दिया, ब्लॉक भी दिया अगर, तो उसको दबा तो सकते हो ना, क्योंकि ये यूजुअली कैसे होते हैं, थोड़े से सॉफ्टर होते, और ये कैसे होते बेटा, बोल, हार्डर होते। एक चीज और, इनमें एनाइसोट्रॉपी देखी जाती है, इनमें आइसोट्रॉपी देखी जाती है। अब ये किस बला का नाम है, एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी किस बला का नाम है? एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी उठा लो, कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, लाइक अगर ये
एक सब्सटेंस है, मैं बोल रहा हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आप बता सकते हो सर इसका कलर, है ना, कलर क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट कितने पे बॉइल हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कितने पे मेल्ट हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में पढ़ देंगे आपने, यहाँ से लाइट आई ऐसा, इसके अंदर से गई, थोड़ी सी मुड़ गई, रिफ्रैक्ट हो गई, है कि नहीं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है आई, यहाँ पर जो एंगल बनता है आर, साइन ए बाय साइन आर, एक नंबर आता है, साइन आई बाय साइन आर एक नंबर आता है, क्या बोलते हैं इस नंबर को, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है ना, ये मटेरियल से लाइट पास होने के बाद उतना ज्यादा मुड़ जाएगी। तो अब अनाइसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी किसको बोलते हैं समझ, ये एक सब्सटेंस है, मैंने यहाँ से लाइट गुजारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापा, कुछ तो भी आया, यहाँ से लाइट गुजारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापा, कुछ तो भी आया, यहाँ से लाइट गुजारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापा, कुछ तो भी आया, अलग अलग डायरेक्शन से मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, हर डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ रहा है, क्या है बोल, इसका मतलब इस सॉलिड में आप किसी भी डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ऐसे सॉलिड को हम लोग आइसोट्रॉपिक सॉलिड बोलते हैं, क्या बोलते बोल, आइसोट्रॉपिक। वही अगर ये एक ऐसा सॉलिड है, यहाँ से लाइट गुजारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, कुछ वैल्यू आई, यहाँ से लाइट गुजारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, कुछ अलग वैल्यू आ गई, यहाँ से लाइट गुजारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, कुछ अलग वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से जब फिजिकल प्रॉपर्टी नाप रहे हैं, सेम आ रहा है क्या, अलग आ रही है, ऐसे सॉलिड को हम लोग एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, क्या बोलते बोल, एनाइसोट्रॉपिक। व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक, व्हाट इज आइसोट्रॉपिक, एकदम अच्छे से समझ रहा है। अब देखते हैं कौन सा एनाइसोट्रॉपिक रहेगा, कौन सा आइसोट्रॉपिक रहेगा, तो जरा ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना। समझ में, ये वाले सॉलिड से लाइट को पास कर रहा हूं, तो पहली बार में मैंने लाइट को ऐसे पास किया, इधर ध्यान से देख, पहली बार मैंने लाइट को यहां से पास किया, दिखा ए, दूसरी बार मैंने लाइट को यहां से पास किया बी, तीसरी बार मैंने लाइट को यहां से पास किया सी। मुझे बताना क्या तीनों लाइट सेम एटम से इंटरफेयर कर रही है, पहली वाली लाइट सिर्फ और सिर्फ किससे इंटरफेयर कर रही है, ए के एटम से, बी का उसमें कुछ लेना देना नहीं, दूसरी वाली लाइट बी से, ए से उसका कुछ भी लेना देना नहीं, तीसरी वाली लाइट एक ए एक बी, एक ए एक बी, दोनों से कर रही है, तो क्या तीनों केस में लाइट एक जैसा बिहेव करेगी, नहीं ना, उसको अलग अलग पार्टिकल से पाला पड़ रहा है, तो तीनों केस में लाइट कैसा बिहेव करेगी, अलग अलग, तो तीनों केस में प्रॉपर्टी कैसी आएगी, अलग आएगी, सेम नहीं आ रही, अलग आ रही, तो ये कैसा है, एनाइसोट्रॉपिक, कैसा है बोलिए, एनाइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा कैसे होते हैं बेटा, एनाइसोट्रॉपिक। अब यहां देख, क्या देख, यहां देख, इधर से लाइट पास हुई, यहां से लाइट पास हुई, या फिर यहां से ऐसा लाइट पास हुई, तो नोटिस कर तीनों डायरेक्शन में ए के भी कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल आ रहे हैं, बी के भी कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल आ रहे हैं, रैंडमनेस होने की वजह से, एकदम रैंडमनेस ऐसा है, रैंडमनेस होने की वजह से ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में रैंडमनेस कैसा है, मेंटेन है, यहाँ पे भी रैंडमनेस है, यहाँ पे भी रैंडमनेस है, यहाँ पे भी रैंडमनेस है, तो हर डायरेक्शन से नापने पर प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट कैसी आएगी, सेम आएगी, तो ये सॉलिड कैसा रहेगा बोल, आइसोट्रॉपिक, ये सॉलिड कैसा रहेगा बोल, आइसोट्रॉपिक। समझ में आ रहा अच्छे से, तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड दोनों एकदम अच्छे से समझा, दोनों को भी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में भी पूछा गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में भी आए हैं। पहले दोनों को पढ़ते क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश लिखा के देता हूँ, ठीक है ना, सब लोग ध्यान देंगे बेटा। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में क्या दिया आपको, देखो पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, देयर इज अ रेगुलर, अरे इधर पढ़ रहे वहां कहा जा रही, इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड हेडिंग मिली बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड हेडिंग मिली, पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है उधर, देयर इज अ रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी, रेगुलरिटी मतलब रेगुलर तरीके से अरेंज, जैसा रैंडम आधा तेरा कुछ भी नहीं अरेंज है, पीरियोडिसिटी मतलब कोई चीज जब रिपीट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी, तो यहाँ पे पैटर्न बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में रेगुलरिटी भी है और पीरियोडिसिटी भी, तो एक वो डेफिनेशन है, एक ये डेफिनेशन है, यानी लिखोगे तो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है। अगर मैंने आपसे पूछा डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप क्या लिखोगे, अ सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न, और एमॉर्फस सॉलिड का डेफिनेशन ये रहा, अ सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन अ रेगुलर डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न, और आगे ऐसा लिख देना, रेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज शॉर्ट रेंज।
अगर रहेगी भी रेगुलरिटी तो कैसी रहेगी, शॉर्ट रेंज रहेगी, लॉन्ग रेंज तक नहीं रहेगी, आगे जाके रैंडम होने वाला है, समझ रहे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला पॉइंट पढ़े। अब लगे हाथ एमॉर्फस सॉलिड का पहला पॉइंट पढ़ो, वो आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। देख एमॉर्फस सॉलिड का पहला पॉइंट देख क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो उधर। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एमॉर्फस सॉलिड आर रैंडमली, रेगुलर अरेंजमेंट है क्या, रैंडम अरेंजमेंट, आड़ा तेड़ा कैसे भी अरेंज है, ठीक है ना। आगे देख, the particles do not have long range ordered structure but they do have a short range order structure long range में भले से नहीं रहता है पर short range में रहता है, समझा। अभी दोनों का दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा पॉइंट देख। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव sharp melting point, that is they melt at a definite, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, शार्प। शार्प मतलब एक फिक्स पॉइंट है, उसी पे जाकर के वो मेल्ट करेंगे। अब इधर पर दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, मिला। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है क्या, कैसा रहता है, रेंज में रहता है ना। देख उधर क्या लिखा है, दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर इंटर, ये ग्रेजुअली मेल्ट करते, ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 मेल्ट करते हैं एक टेम्परेचर इंटरवल में। टेम्परेचर इंटरवल मतलब टेम्परेचर रेंज, यहां से लेके यहां तक, इस टेम्परेचर के बीच में ग्रेजुअली मेल्ट करेंगे, समझा। आगे देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट देखेंगे, ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक्सेप्ट दोज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर, सारे के सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड, खाली एक खास टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनको क्यूबिक बोलते हैं, वो क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। सारे के सारे क्यूबिक को छोड़ करके सारे के सारे कैसे होते, देख एनआइसोट्रॉपिक, किसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक, अभी बता। अलग अलग डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी आएगी, अलग है। देख इधर आगे क्या लिखा है, in other words their properties like refractive index, thermal and electrical conductivity etc are different in different direction, सही है। इसका तीसरा पॉइंट पढ़ो, these solids are isotropic, मिला। ये सॉलिड कैसे रहते हैं, एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब हर डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी आएगी, सेम है। देख, in other words their properties such as refractive index, conductivity all independent of direction of measurement, they exhibit same magnitude for any property in every direction, कोई भी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन से निकाल लो, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, बोल आइसोट्रॉपिक। बस इतना दिया कि नहीं, और कुछ दिया है क्या, नहीं। डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देख, ये वाला डायग्राम, ये किसका डायग्राम होगा, देख के बता, किसका डायग्राम है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, रेगुलर अरेंजमेंट है ना। ये किसका डायग्राम है, रैंडम अरेंजमेंट। ये वाला डायग्राम देख, ये बता किसको दिखा रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, एनआइसोट्रॉपिक। अलग अलग डायरेक्शन से मेजरमेंट कैसा आएगा, अलग है। ये वाला डायग्राम बना हुआ है असल में, वो देख, समझ में आया क्या, समझ रहे, समझा एकदम अच्छे से। अभी आप लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम डालो। सबसे पहले तो इसमें एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया है, तो मैं आपको डेफिनेशन लिखा के देता हूँ आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी की, वो डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद मैं आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का डिस्टिंग्विश करा रहा हूँ, उसको पहले समझेंगे फिर ये पूरा एक साथ लिखेंगे, समझा अच्छे से। उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इन दोनों में से पढ़ने का क्या है सर अपने को इस पूरे चैप्टर में, वी डोंट हैव टू स्टडी अबाउट एमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि वो बेचारे खुद ही नकली सॉलिड है। हम लोगों को असली वाले सॉलिड के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, क्रिस्टलाइन। तो इस चैप्टर में हम लोग मेन किसके बारे में पढ़ने वाले बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और, हाँ एग्जांपल्स भी दोनों की दी हुई है, देख लो। क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या एग्जांपल दी है, आइस, सॉल्ट सच एज NaCl, मेटल सच एज सोडियम, गोल्ड, कॉपर, मटेरियल सच एज डायमंड, ग्रेफाइट, सेरामिक्स आर एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस की एग्जांपल देखेंगे, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, तार, तार वो डामर की जैसे साथ यूज होता है ना, ठीक है ना। आगे देखो, मेटालिक ग्लास, मेटल मेटालॉइड एलॉय आर फ्यू एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस। 2-3 एग्जांपल याद रखो बस, समझा अच्छे से। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट हेडिंग डालो, एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी की डेफिनेशन बोलो, वो लिखो। बेटा पानी दे दो, पानी ला।
कहा चला फैसल भाई, क्या हो गया? नहीं, अभी जल्दी किया मैं, लाइट गई होगी इधर बाजू में। यस, बोलू। तो सबसे पहले लिखेंगे आइसोट्रॉपिक सॉलिड। solid in which solid in which physical properties ब्रैकेट में लिखो like refractive index, conductivity, etc. like refractive index, comma conductivity, etc. etc. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखे आपने? सॉलिड इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट में एग्जांपल दिए, रिमेन्स सेम when measured measured from different direction are called isotropic solids, are called isotropic solid। लिख लिए? गिव द नेक्स्ट हेडिंग, एनआइसोट्रॉपिक। कह रहे रिजल्ट वाले दिन मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। किसका नहीं स्विच ऑफ? 4 कॉल किया तेरे को। क्या बोले सर? फैसल टकला दे तू कश्यप सर। जरूर बोला सर। नहीं सर, याद में वो तेरे नाम। अच्छा हाँ सर, वो किसी को गाइड लगेगी, टारगेट की है मेरे पास। गाइड नहीं लगेगी, टेक्स्ट बुक लगेगी। दे रहा तो टेक्स्ट बुक गलत कर दी सर, थोड़ा पहले बोलता। मैं डे 1 से मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप। कहाँ? तो मैं ग्रुप में थोड़ी हूँ। तो मैं क्या करूँ? तू भेज दे टेक्स्ट बुक, ला के देना इन लोग को। मेरे पास गाइड है सब सब्जेक्ट। पीसीएमबी 500 रुपये में देगा तो देगा एक बुक सब। अरे मेरे को हाँ जा भेज दे जिधर भी इसमें। मेरे पास वो बुक भी है, वो एमएससीटी की फिजिक्स की और केमिस्ट्री। एमएससीटी हटा, बोर्ड की सब बुक 500 में बेच रहा तो भेज, वो देखो खरीद लेगा तेरे से। अरे मैं खुद 2000 में पूरा लिया हूँ। हाँ तो जा भेज दे जिधर बेच मैं सबका 50% में 1055 था। जा बेच ले 50% में, यहाँ बेच। अबे टारगेट से मंगाऊंगा ना तो 60% में वही दे देगा मेरे को, तो 50 में तेरे से जूनी का को खरीदूंगा बच्चे के लिए, मतलब मेरे लिए नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। टारगेट वाला 40% डिस्काउंट पे देता है, 60% में दे देता है। ये सब नया नया सिस्टम आता है। हाँ बहुत टाइम बाद आया ना तो। लिखो सॉलिड इन विच, बहुत गलत टाइम पे आ तुम लोग, लेक्चर ले रहे हो। आधा घंटा भाई, मैं 3:30 बजे घर से बाहर हूँ। A solid in which physical properties ब्रैकेट में वही सेम लिखेंगे, like refractive index, conductivities, etc.
ब्रैकेट क्लोज हुआ. चेंजेस when measured from different directions. हो गया. तो बेटा आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी की आपको प्रॉपर डेफिनेशन उतनी नहीं दी थी टेक्स्ट बुक में, तो मैंने लिखा दी. अभी आते क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड की, उसका भी डेफिनेशन बराबर से नहीं दिया है, वो भी आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड. पेन्स डाउन करेंगे, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे और मेरे को हेल्प करेंगे. अभी समझाया मैंने ना, पॉइंट्स बताने में हेल्प करेंगे. यस, ध्यान दे. सबसे पहला पॉइंट तो दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी. सबसे पहला पॉइंट क्या लिखने का, हमेशा डेफिनेशन. क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड में? बोल. अ सॉलिड इन विच constituent particles are arranged in regular definite repeating pattern. करेक्ट है. यहां पर क्या आएगा? a solid in which constituent particles are not arranged in regular definite repeating. इतना ही लिखना. ये वाला पॉइंट मत मेंशन करना, क्योंकि इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बनाने जा रहे हैं. समझा अच्छे से? तो डेफिनेशन इतना ही लिखना, इसको नेक्स्ट पॉइंट बना रहे हैं. 2 पॉइंट मिल रहा है ना, अच्छी बात है ना. समझा अच्छे से? तो पहले पॉइंट में हमने क्या लिख दिया है? डेफिनेशन. अब हम लोग बात करेंगे रेगुलरिटी इन अरेंजमेंट की. तो अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखोगे तो इसमें जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है, एक ऐसा होता है लॉन्ग रेंज होता है, पूरे सॉलिड में होता है, और यहाँ पे कैसा रहता है? शॉर्ट रेंज रहता है. तो इधर हम लोग लिखेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. तो इसका दूसरा पॉइंट आएगा लॉन्ग range orderly arrangement of constituent particle. यहां पे क्या आएगा बेटा? short range orderly arrangement of constituent पार्टिकल. बोलो नेक्स्ट पॉइंट जल्दी. थर्ड पॉइंट बोलो तुम लोग, बोलो. दे आर ट्रू सॉलिड. वेरी गुड. दे आर ट्रू सॉलिड. यहाँ पे दे आर सूडो सॉलिड. फॉल्स सॉलिड मत लिखना रे. फॉल्स सॉलिड नहीं, सूडो सॉलिड. दे आर सूडो सॉलिड. आगे ऐसा लिखना, ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड. चल बोल नेक्स्ट पॉइंट जल्दी. हाँ, दे आर एनआइसोट्रॉपिक एंड दे आर आइसोट्रॉपिक. ठीक है ना. तो लिखेंगे दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे आर, बोलो, आइसोट्रॉपिक इन नेचर. बोल नेक्स्ट पॉइंट. वेरी गुड. इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? शार्प और फिक्स, चेंज नहीं होगा. इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? रेंज में होता है. ये ग्रेजुअली मेल्ट करते हैं एक रेंज में. ठीक है ना. तो इधर क्या लिखेंगे? दे हैव शार्प एंड डेफिनाइट. डेफिनाइट की और क्या लिख सकते हैं आप? फिक्स भी लिख सकते हो. डेफिनाइट की और क्या लिख सकते हो? फिक्स लिख सकते हो. दे हैव शार्प एंड डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट. इधर क्या क्या बोल? दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. या तो रेंज ऑफ टेम्परेचर लिखो या फिर टेम्परेचर इंटरवल लिखो, दोनों चलेगा. हाँ, और कोई पॉइंट बचा? एग्जाम्पल. और वेरी गुड, याद है अभी तक. शाबाश. हीट ऑफ फ्यूजन. जब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ही रहे हो तो हीट ऑफ फ्यूजन की भी बात कर लो.
अच्छा ये हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? बेटा मेरे पास एक सॉलिड है, मुझे उसको लिक्विड बनाना है, अपने आप बदल जाएगा क्या लिक्विड में? क्या करेंगे उसको? हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब आप उस सॉलिड को हीट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो बेटा? हीट प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैंने एक सॉलिड को लिया, उसका 1 kg लिया, कितना मास लिया उसका? 1 kg। तो किसी भी सॉलिड के 1 kg मास को लिक्विड में बदलने के लिए उसको जितनी हीट देनी पड़ती है उस हीट को हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। उस हीट को क्या बोलते बोल? हीट ऑफ फ्यूजन। एक सॉलिड लिया, कितना सॉलिड लिया? 1 kg, समझ में आ रहा है? और उसको इतनी हीट दे दिया कि वो क्या हो जाए? लिक्विड में बदल जाए, मेल्ट कर जाए, पिघल जाए। तो जितनी हीट मुझे देना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? हीट ऑफ फ्यूजन। सही है? यानी किसी भी चीज को मेल्ट करने के लिए हम लोग को जो हीट देना पड़ता है वही क्या कहलाता है? हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? फिक्स है, डेफिनाइट है, फिक्स है, शार्प है, फिक्स है। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या रहेगा? फिक्स है। इतने टेम्परेचर पे मेल्ट करने वाला है, इसका मतलब क्या है? इतनी हीट दोगे तो ही मेल्ट करेगा, वरना नहीं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? फिक्स है। इसका कोई फिक्स टेम्परेचर है क्या? ये एक रेंज के बीच में कभी भी मेल्ट हो जाएगा। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स रहेगा क्या? नहीं। तो लिखेंगे दे हैव फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। तो देख नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? दे हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहां पर क्या क्या बोल? दे डू नॉट हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। बाकी हीट ऑफ फ्यूजन बोलते किसको समझाना रे? हीट ऑफ फ्यूजन बोलते किसको समझाना? किसी भी सॉलिड के 1 kg मास को मेल्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा वो हीट क्या कहलाता है बेटा? हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या रहेगा? फिक्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है तो हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स नहीं रहेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? चलो आगे देखेंगे बेटा सब लोग। लास्ट पॉइंट अभी बोलो, लास्ट पॉइंट जो बोल रहे थे, एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल क्या है? आइस, सॉल्ट, गोल्ड एटसेट्रा। ज्यादा लाड में नहीं आने का, ईटीसी लिख के खत्म करने का। इसकी एग्जाम्पल बोलो, बोलो ग्लास, बोलो प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा, खत्म। समझा? तो देख 7 पॉइंट है आपके पास। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स तक के लिए भी आया तो इतना वैलिड है, खत्म है। इतना लिखोगे पूरा 4 मार्क्स मिलेगा।
पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो सबसे पहला यही रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके बेसिस पर डिवाइड करेंगे हम लोग। दूसरा रहेगा इंटर पार्टिकल फोर्स। दूसरा क्या रहेगा बेटा? इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, दो पार्टिकल के बीच में कौन सा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे उन सॉलिड का हार्डनेस। क्या बेटा? हार्डनेस। सॉलिड कैसे होते हैं, यूजुअली हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना। चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। चौथे नंबर पे क्या देखेंगे बेटा? कितने डिग्री पर मेल्ट करते हैं वो सॉलिड, ठीक है ना। पांचवें नंबर पर हम लोग देखेंगे थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या देखेंगे बोल? थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है मतलब उसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और उससे हीट पास हो रही है नहीं। अगर हीट भी पास हो जा रही है मतलब उसके पास थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है ना। और लास्ट में मच ऑब्वियस, लास्ट में क्या रहेगा बेटा? एग्जाम्पल। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 टाइप पढ़नी। कितनी टाइप पढ़नी है बोलो? 4। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप का नाम है आयोनिक सॉलिड। क्या नाम है बेटा बोल? तो टेक्स्ट बुक में आएंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हेडिंग मिली? हेडिंग मिली बेटा सबको? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, उधर एक टॉपिक और है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, इसको छोड़ नहीं रहा, उसको भी पढ़ाऊंगा। पहले टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको सबसे पहला टॉपिक मिलेगा, एक आयोनिक क्रिस्टल मिला पेज नंबर 3 पे। उसका नाम ही बता रहा है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे। आयोनिक क्रिस्टल मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन रहने वाला है? आयंस रहने, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयन जिनको कटायन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन जिनको अनायन कहते हैं। तो देखो पहला पॉइंट उधर क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर चार्ज आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस, ठीक है ना। अच्छा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कटायन बोलते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग अनायन बोलते हैं। तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कटायन और अनायन की साइज एक जैसी नहीं रहती है, अलग अलग रहती है। तो चलता है, दो पार्टिकल से बना एक कटायन एक अनायन, दोनों का साइज अलग नहीं है, बस अरेंजमेंट रहेगा जैसा भी रहने वाला है। जैसा मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें रेड वाले सर्कल को बड़ा बनाया और ब्लू वाले को डॉट जैसा बनाया, तो चलता है, साइज अलग अलग रहेगी तो भी चलेगा। देखो इधर आगे लिखा भी, अगर आप लोग देखेंगे तो द कटायन एंड अनायंस में डिफर इन साइज। कटायन एनायन की साइज क्या हो सकती है बेटा? अलग हो सकती है। तो पहला पॉइंट अपने को मिल गया कि आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? कौन होते बोलो? आयंस होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखो जरा लास्ट में एकदम, क्या एग्जांपल दिया देख, NaCl और K2SO4 और CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें से NaCl को उठा, NaCl हम लोग घर में जो नमक खाते हैं, कौन है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? Na+ और Cl-। अब मुझे बताना इन दोनों के बीच का कौन रहेगा, बॉन्ड कौन रहेगा इन दोनों के बीच? आयनिक बॉन्ड। वॉलेंट नहीं, कौन सा? आयनिक बॉन्ड। किसके किसके बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। याद है 11th में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच के फोर्स को और क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इधर इंटर पार्टिकल फोर्स में मैं लिख सकता हूँ आयोनिक बॉन्ड, या फिर और क्या लिख सकता हूँ मैं बोल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कटायन एंड अनायन। कटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है बेटा? इंटर पार्टिकल फोर्स का। तो देखो सेकेंड पॉइंट में आपको यही मिलेगा, ईच आयन ऑफ अ गिवन साइन, ईच आयन ऑफ अ गिवन साइन मतलब एक आयन है जिसपे पॉजिटिव साइन लगी हुई है
एक आयन है जिसपे नेगेटिव साइन लगी। ईच आयन ऑफ अ गिवन साइन ऑफ चार्ज इज बॉन्डेड टू आयन ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड इट बाय कूलम फोर्स। कौन से फोर्स से? कूलम फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही दूसरा नाम है। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स आता है तो उसको हम लोग कूलम फोर्स भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। आगे देखें, in other words the particle of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction between oppositely charged ions। दोनों आयंस पे अपोजिट चार्ज रहेगा, उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? बोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझा अच्छे से? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, देख, हार्डनेस। तो इनके हार्डनेस के बारे में देखो आपको क्या दिया हुआ है। दीज सॉलिड्स आर, सॉरी कहां गया ये, आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये हार्ड तो होते हैं, हार्ड रहते हैं उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ब्रिटल रहते हैं। जैसे नमक का केस ले लो, वो हार्ड होता है लेकिन नमक के इतने बड़े पीस पे जब आप कोई भी चीज से मारोगे तो फौरन से टूटेगा ना वो पीसेस में। तो ऐसा मटेरियल जो फौरन टूट जाता है उसको ब्रिटल बोलते हैं, जो टूटता नहीं है, पतला होते जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टाइल। तो ये कैसे है, डक्टाइल है या ब्रिटल है? ब्रिटल। तो ये हार्ड तो होते हैं बेटा, लेकिन कैसे होते हैं? बोल, ब्रिटल होते हैं। तो हार्डनेस में हम लोग लिखेंगे हार्ड एंड ब्रिटल। हार्डनेस में क्या लिखेंगे? बोल, हार्ड एंड ब्रिटल। क्यों लिख रहे हैं ब्रिटल, समझा ना? उसमें देख क्यों लिख रहे हैं ब्रिटल, समझा ना बेटा? क्योंकि इनको अगर आपने मारा तो फौरन से पीसेस में टूट जाएगा, ठीक है? तो ये होगा हार्डनेस। हार्डनेस के बाद क्या देखना होता है? देख, मेल्टिंग पॉइंट। देखो उसमें पढ़ो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? बोल, हाई होता है। तो हम लोग लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। रेंज अगर आपको याद रखना है तो आप रेंज भी याद रख सकते हो। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो 600 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट करते हैं। अलग अलग सॉलिड लोगे आयनिक सॉलिड में, जैसे एक ही एग्जांपल नहीं ना, बहुत सारे एग्जांपल, तो अलग अलग सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है इस रेंज में रहेगा, 600 से 3000 के बीच, लेकिन रहेगा एक ही, हाँ, क्योंकि एक क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस नहीं है। जैसे अगर एक सॉलिड लिया तो उसका 700 डिग्री अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो वो 700 पे ही मेल्ट करेगा, 690 पे मेल्ट करेगा क्या? नहीं। समझा अच्छे से? तो इनका टेम्परेचर देख के आप समझ सकते हो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, हाई रहता है। 600 बहुत होता है ना बेटा, ठीक है ना? आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। क्या लिखा है? देख, दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनसे करंट पास नहीं होता, लेकिन 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 अगर आपने इनको मेल्ट कर दिया, क्या कर दिया बेटा? पिघला दिया, लिक्विफाई कर दिया, तब इनसे करंट पास होने लगता है। सॉलिड NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन उसी को पिघला करके उसमें से करंट पास कराओगे तो आसानी से पास होगा। तो दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन लिक्विड या फिर मोल्टन स्टेज। मोल्टन स्टेज मतलब पिघले हुए स्टेज में, जब पिघले हुए रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टिविटी के केस में क्या लिखेंगे हम लोग? पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वैसे तो ये अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते, पूरे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। लेकिन एक बार अगर आपने इनको मेल्ट कर दिया तो मेल्टिंग के बाद ये कैसे होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड, जब पिघला दिया जाए, और डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में मिला दोगे तो भी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे आपने पानी लिया और उसमें 2 वायर डालकर बैटरी लगाकर एक बल्ब को जलाने की कोशिश की, तो बल्ब जलेगा, पानी से भी जलेगा। अब उसी पानी में क्या करो मालूम? नमक ऐड कर दो, अब मिला दो। अब क्या देखोगे? अब जो बल्ब जलेगा थोड़ा ज्यादा ब्राइट जलेगा, मतलब करंट अब और पास हो रहा है। यानी नमक के आने से करंट का फ्लो थोड़ा क्या हो गया? बढ़ गया। पर नमक तो जो है NaCl कैसा सॉलिड है? वो आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड के बारे में हमने क्या लिखा है? पुअर कंडक्टर। तो उसके आने से करंट बढ़ा कैसे? तो पूरा पढ़ो, पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में रहेगा तो पुअर कंडक्टर रहेगा, लेकिन अगर पिघला दिया गया या पानी में मिला दिया गया तो कैसा हो जाता है? ये गुड कंडक्टर हो जाता है, यानी करंट को फ्लो कराने लगता है। समझा अच्छे से? ये हो गया बेटा किसके बारे में? कंडक्टिविटी के बारे में। और एग्जाम्पल तो आपने ऑलरेडी लिख ली, NaCl, K2SO4 वगैरह वगैरह। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, या तो आपको बोलेगा एक्सप्लेन आयनिक सॉलिड इन डिटेल, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट समझाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर डिस्टिंग्विश करने बोलते हैं। तो डिस्टिंग्विश आया तो ये टेबल ऐसी बनाने, इसको जिसके साथ कंपेयर करने बोलेगा इसका और उसका टेबल बनाने का, ऐसी बनाने का, जैसा बना हुआ है सेम ऐसे चलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटे। एक आध कॉलेज वाले तो 4 मार्क्स के लिए चारों को डिस्टिंग्विश में दे देते हैं,
मतलब चारों को कंपेयर करो, तब क्या करोगे, लिखते बैठोगे एक एक पॉइंट नहीं, ऐसी टेबल बनाने का चारों का पूरा 4 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। या कभी कभी थ्योरी में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी टू टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी 2 टाइप समझा दो, या एक्सप्लेन आयनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड, 2 नाम लेकर के बोले। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते समझाना बेटा। ये हो गया पहली टाइप, कौन सा, आयनिक सॉलिड। अब देखो दूसरी टाइप कौन सा बेटा, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। दूसरी टाइप कौन सी बेटा, देख, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। अच्छा, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में मुझे बताना, जो बीच का फोर्स होता होगा कौन सा फोर्स होता होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा फोर्स होता है बोल, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में आता है, आयन के बीच में आता है, किसके बीच में आता है, एटम के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में नहीं। मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आता है, आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड आती है। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एटम, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड। तो इधर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं बेटा, एटम्स होते। तो देख पहला पॉइंट उधर क्या लिखा है, देखो सब लोग ध्यान से देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर एटम्स। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पेंसिल है अभी फिलहाल, तो पेंसिल की आप नोक देखोगे, नोक कौन है ये, ग्रेफाइट, क्या बोलते हैं इसको, ये असल में कार्बन ही है और कुछ नहीं है। क्या ये है ना, ये सॉलिड। अब ये किससे बना हुआ है, बहुत सारे कार्बन एटम्स, किससे, बहुत सारे, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन पांचवा कार्बन, ये सारे कार्बन आपस में कौन सी बॉन्ड से कनेक्टेड है, कोवैलेंट बॉन्ड से। तो ये कौन सा सॉलिड हुआ, बोल, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होता है बेटा, एटम। और जाहिर सी बात है इनके बीच का फोर्स कौन सा रहेगा, तो देख सेकंड पॉइंट में लिखा है, द एटम इन दीस क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनके एटम्स को पकड़ के रखने का काम कौन करता है बेटा, बोल, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि अभी मैंने आपको ग्रेफाइट की एग्जांपल दिया, बहुत सारे कार्बन एटम को कौन सा बॉन्ड पकड़ के रखेगा, बोल, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है समझा ना, इधर देख, इधर देख, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। बेटा कार्बन के आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 2,4, तो कितना रहेगा बोल, 4। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे ही अपने बाद वाले से शेयर करके क्या कर लेगा। तो जितनी भी बॉन्ड इधर कार्बन 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 के बीच में बन रही है, ये सारी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रही है ना, क्या बोलते हैं ऐसी बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर इंटर पार्टिकल बॉन्ड कौन सी होती है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड होती है। अब बात करते हैं हार्डनेस की, तो उसी को आगे देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, कौन सी बॉन्ड हार्ड होती है, कौन सी उससे कम, सॉरी कौन सी बॉन्ड स्ट्रांग होती है, कौन सी वीक, कौन सी सबसे वीक। सबसे स्ट्रांग कौन सी बॉन्ड होती है, आयनिक और कोवैलेंट। उससे वीक होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे वीक वैन डर वाल्स फोर्स। इसमें कौन सी बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो अब मुझे बताना, जब इनके बीच की बॉन्ड इतनी स्ट्रांग है, ये हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे, हार्ड होंगे ना, इनको तोड़ना आसान नहीं रहेगा। तो जो कोवैलेंट बॉन्डेड सॉलिड होते हैं, ये कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। तो देखो उधर क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट पढ़ो, एज अ रिजल्ट ऑफ रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड। हार्ड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, वेरी हार्ड लिखा है। क्या लिखा है बेटा, वेरी हार्ड। इवन आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो हमको पता है कौन है, वो डायमंड। डायमंड हीरा, ये इस दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है, इसलिए किसी दूसरे मटेरियल से कटता नहीं है। उसको काटने के लिए डायमंड से ही काटना पड़ता है उसको, हीरा हीरे कोई काटता है, सुने रहेंगे आप, समझा ना, क्योंकि वो सबसे हार्ड मटेरियल है। कोई दूसरा मटेरियल उसके ऊपर लाके ऐसे चलाओगे तो मटेरियल टेढ़ा हो जाएगा, पर डायमंड नहीं कटेगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। समझा रहे अच्छे से। ये डायमंड खुद भी एक कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है, आपको पता है डायमंड भी क्या होता है, कार्बन ही होता है। कोयले की खान में हीरा मिलता है, मालूम है ना, कोयला क्या होता है, कार्बन। तो हीरा भी और कुछ नहीं होता है, कार्बन ही होता है, बस उसका बॉन्डिंग वगैरह अलग रहता है, तो दिखने में अलग दिखता है, शाइन आइन मारता है, समझ रहे। तो हीरा जो है हार्डेस्ट नोन मटेरियल, जिसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, वो खुद भी एक कौन है बोल, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। समझ में आ रहा है अच्छे से, सबको अच्छे समझ में आ रहा है। ये देख यहाँ पे आपको लिख के भी दिया, ये डू यू नो वाले बॉक्स में क्या लिखा है, देख, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल, वो खुद भी एक कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है।
अब इधर में एक एक्सेप्शन है, वैसे तो सारे के सारे कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड वेरी हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन है इसकी ग्रेफाइट। एक्सेप्शन क्या बेटा इसकी, जो पेंसिल की नॉक होती है इसको आप हाथ से तोड़ सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती है ये। तो ये भी तो एक कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है ना, तो सॉफ्ट कैसे? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होने के बावजूद भी ये किसी के घर का नंबर है क्या, देख 9833964313 घर का नंबर है किसी के, नहीं ना? देख लेगा, फिर भी 2 बार आ गया। हेलो, हाँ कौन? जी बोलिए, जी बोलिए। असल में मैं अभी लेक्चर में हूँ, ठीक है ना, आप मेरे को थोड़ा बाद में कॉल करेंगे क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। समझा अच्छे से? तो ये ग्रेफाइट कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होने के बावजूद भी सॉफ्ट क्यों है? तो इसके पीछे इसका आंसर जो है वो है इसका स्ट्रक्चर। क्या बेटा? स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर में होता है। कैसा होता है बेटा? मतलब कार्बन बहुत सारे ऐसा एक लेयर में दिखेंगे आपको, ऐसा हेक्सागोनल 6 कार्बन की रिंग, फिर ऐसी सेम नीचे कार्बन बहुत सारे दिखेंगे, दूसरे लेयर 6 कार्बन की रिंग, फिर नीचे के कार्बन। तो देख, कार्बन कार्बन जो एक ही लेयर में है वो किससे कनेक्टेड है? कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कि बहुत हार्ड होती है। लेकिन एक लेयर का कार्बन दूसरे लेयर के कार्बन से जब कनेक्ट होता है ना, तो ये वेंडर वाल फोर्स से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है बोल? ये हार्ड होती है, ये स्ट्रांग होती है क्या? ये वेरी वीक होती है। यही बॉन्ड टूट सकती है, इसीलिए हम लोग ग्रेफाइट को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होने के बावजूद भी कैसा है? सॉफ्ट है। उसके पीछे का आंसर समझा क्या बेटा? उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर में एक लेयर का कार्बन दूसरे लेयर के कार्बन से किससे कनेक्टेड होता है बोल? वेंडर वाल फोर्सेस, जो कि वीक होती है। इसीलिए आप ग्रेफाइट को कैसा क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो। इट इज अ सॉफ्ट सॉलिड। तो वैसे तो सारे के सारे कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन कौन सी बेटा उसकी? ग्रेफाइट। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होने के बावजूद भी ये कैसा है? सॉफ्ट। एकदम अच्छे से समझ में आया सबको? अभी आगे बढ़ते बेटा। हाँ, हार्डनेस के बाद क्या देखना था अपने को? मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो उधर क्या लिखा है? इनफैक्ट दे आर हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकम्प्रेसिबल ऑफ ऑल द मटेरियल, दीज क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है बेटा? हाई होता है। रेंज अगर आपको याद रखना है तो इसकी रेंज होती है बेटा 1200 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस। काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट क्या याद रखना है? देख, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देख चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको? द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज इन कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है सर? कि जो इलेक्ट्रॉन है ये बेचारे फंसे हुए इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में फंसे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में बिजी है बोल? बॉन्ड बनाने में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में बाउंडेड होता है, फ्री नहीं होता है, इसीलिए इससे करंट पास नहीं होता। तो दे आर बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी भी ना एक एक्सेप्शन है, इसकी भी एक एक्सेप्शन है। वैसे तो जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बता क्यों? बता क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट नहीं बहेगा, क्योंकि करंट का डेफिनेशन ही क्या है? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो करंट कहां से आएगा? समझ में आ रहा है अच्छे से? लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। कौन है वो एक्सेप्शन? सेम ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट से आप करंट गुजार सकते हैं। पेंसिल की जो नोक रहती है ना ग्रेफाइट, उसमें से करंट पास हो सकता है। अब फिर से ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। अब कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड यूजुअली क्या होते हैं बोल? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अब इसमें एक्सेप्शन वापस से क्या गया बेटा? ग्रेफाइट। सर ऐसा क्यों हुआ बताओ? यहाँ पे भी एक्सेप्शन में ग्रेफाइट क्यों आ गया सर? तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, इसके पीछे भी यही रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड बनाने को? 4। तो जो कार्बन ग्रेफाइट के लेयर में होता है ना बेटा, इसका 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 3। याला इलेक्ट्रॉन याले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, याला इलेक्ट्रॉन याले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, और ये जो इधर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वो बीच के कार्बन से ऐसा बॉन्ड बनाता है। पर एक इलेक्ट्रॉन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बनाता है, वो फ्री रहता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, क्या करेगा वो?
करंट कैरी करेगा, फ्लो करा सकता है, इसीलिए ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो एक्सेप्शन कौन है बेटा? ग्रेफाइट। क्यों है ग्रेफाइट एक्सेप्शन? समझा ना? क्योंकि ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ, बोलो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक एक्सेप्शन इधर और है, हाँ, डायमंड। डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, पॉली नेटवर्क सॉलिड है वो, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन इससे हीट पास होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। वजह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। कोई चीज ग्लास से भी ज्यादा चमक रही है तो क्या वो हीट नहीं पास करेगी? ऑब्वियसली करेगी ना, इतनी शाइन है उसमें, तो वहां से हीट पास हो सकती है। समझ आ रहा है अच्छे से? तो आगे देखते हैं बेटा, ये हो गया इसका क्या बोलते रहे, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पॉइंट। लास्ट में क्या लिखना है अपने को? एग्जाम्पल। क्या क्या दिया एग्जाम्पल? देख, डायमंड, ग्रेफाइट, दो एग्जाम्पल तो इतनी देर से रिपीट ही कर रहा हूं ना मैं। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और क्या लिखा? देख, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सिलिका को बोलते हैं जिससे ग्लास बनता है, क्वार्ट्ज सिलिका, उसका फॉर्मूला भी दिया देख, SiO2, बोरोन नाइट्राइड और कार्बोरैंडम और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ETC। समझा? तो चार में से दो टाइप हो गई, कौन कौन सी? दो, आयोनिक सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब देखो थर्ड सॉलिड, थर्ड सॉलिड का क्या नाम दिया बेटा अपने को? मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड सॉलिड का नाम क्या दिया अपने को? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, उसको देखने से पहले यही पेज नंबर 3 पे आपसे क्वेश्चन क्या है, ट्राई दिस करके देख, ट्राई दिस मिला? पेज नंबर 3 पे ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया, क्या दिया देख, ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट देख रहे, ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड है? कोवेलेंट सॉलिड है। आगे क्या लिखा है? येट, फिर भी, सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आगे क्या लिखा है? एक्सप्लेन क्यों। तो वजह बता दी ना मैंने आपको। सॉफ्ट क्यों? ये वैंडरवाल्स फोर्स की वजह से, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, एक लेयर का कार्बन दूसरे लेयर के कार्बन से वैंडरवाल्स फोर्स से कनेक्ट होता है, जो कि वीक होता है, इसीलिए कैसा है? सॉफ्ट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है ये? क्योंकि इसका चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? फ्री रहता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर लिख लेंगे खुद से, क्या है? बोल, in graphite the structure is layered structure. Carbon of one layer is connected to the carbon of another layer by weak van der Waals forces, hence it is soft. दूसरा point, all four electrons of carbon in the structure of graphite are not used for bonding. 3 electrons are used for covalent bonding and 1 electron is free, because of which it can conduct electricity or current. लिख लेंगे आंसर, समझा अच्छे से? अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के ऊपर। क्या है तीसरा टाइप? देख, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड बेटा? नाम ही बता रहा है आपको, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेगा? मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन रहेंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स। तो पहला पॉइंट पढ़ो उधर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन रहेंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स रहेंगे। कौन रहेंगे? बोल, मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, यानी एक सिंगल एटम के बने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा एटम के भी बने हुए हो सकते हैं। समझ आ रहा अच्छे से? अभी मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, याद करो, मैंने आज शुरुआत में आपको बताया, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। जैसे H2O क्या था? पोलर, उसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। और Cl2 क्या था? नॉन पोलर, क्लोरीन क्लोरीन, किसी पे भी पॉजिटिव रहेगा, किसी पे भी नेगेटिव रहेगा। तो पोलर को कौन कनेक्ट करके रखेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ये सब। नॉन पोलर को कौन कनेक्ट करेगा? वैन डर वाल्स फोर्स। तो देख जरा पार्टिकल फोर्सेस के बीच के बारे में क्या दिया, देख। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे सब लोग। द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। दो मॉलिक्यूल आपस में पकड़े हुए रहते हैं बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन से फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आज चैप्टर के शुरू में पढ़ा है। अब आपको समझा होगा मैंने क्यों पढ़ा है, ठीक है ना? आगे देख क्या लिखा है, पहला क्या लिखा है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन द पोलर मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड HCl, H2O, SO2, ये सब पोलर है ना। इसमें कौन सा फोर्स रहता है दो मॉलिक्यूल के बीच में? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बी देख, बी वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। मिला? ये किसमें होता है? पोलर में या नॉन पोलर में? नॉन पोलर। देख उधर क्या लिखा है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड CH4, H2 etc. these forces are
ऑल्सो इन्वॉल्व इन मोनोएटॉमिक सॉलिड लाइक आर्गन नियॉन वगैरह वगैरह, यानी नॉन पोलर में अलग फोर्स रहता है। और तीसरी का एग्जांपल दिया देख, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किसमें रहती है? जब पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है? हाइड्रोजन। तो ये तीनों में आपको पढ़ा चुका। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखेंगे देख, कि यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, या तो डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड ये दोनों किसमें होता है? पोलर मॉलिक्यूल। तो मैं लिखूंगा इन पोलर मॉलिक्यूल एंड लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सही है। अभी तीसरा पॉइंट क्या है बेटा देख, हार्डनेस। तो इनके हार्डनेस के बारे में आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा मेरे को एक बात बताना, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को कोवेलेंट बॉन्ड जोड़ रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को आयनिक बॉन्ड जोड़ रहा है क्या? नहीं। ये दोनों होता तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होती है, इसीलिए जो सॉलिड बनता है वो हार्ड बनता है। यहाँ पर कौन जोड़ रहा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस कैसे होते हैं? थोड़े वीक होते हैं। तो मॉलिक्यूल हार्ड रहेगा या सॉफ्ट रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। देखो तो आगे का पॉइंट क्या लिखा है, because of weak intermolecular attractive forces molecular solid are usually soft substances। soft है तो इसीलिए melting point भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो देख आगे क्या लिखा है, with low melting point। तो हार्डनेस में हम लोग लिखेंगे they are soft। हार्डनेस में क्या लिखेंगे बेटा? they are soft। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे? लो। कितना होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट? बहुत सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट माइनस में भी होता है। देख -272 डिग्री सेल्सियस टू बोलो 400 डिग्री से, यानी जहां से इनकी शुरुआत है, दिख रहा है, जहां से उनकी शुरुआत है यहाँ पर इनका मेल्टिंग पॉइंट खत्म है। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बेटा देख, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देख चौथा पॉइंट क्या लिखा है, दीज सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड आर गुड इंसुलेट। यानी इससे कंडक्टिविटी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्यों नहीं होती होगी? वही रीजन, इलेक्ट्रॉन फ्री यहाँ पर नहीं है, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। they are poor conductor of electricity। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया देख, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास नहीं होती है। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया बेटा देखो, कहाँ पढ़ रहे हो तुम लोग? डिब्बे में पढ़ रहे हो। अच्छा, इधर पे भी एग्जाम्पल दिया, वही बोला आई यूज कहाँ से लिखा, इधर भी एग्जाम्पल दिया Cl2 CH4 H2 CO2 O2, यहाँ नीचे दिया है H2O SO2। और डिब्बे में जो दिया है, क्या दिया डिब्बे में? आइस बेंजोइक एसिड। अच्छा, आइस को मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्यों डाला बता? आइस मतलब कौन? सॉलिड वाटर। उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? H2O मॉलिक्यूल, इसीलिए वो भी किसमें है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। उधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में बोल सकते, क्योंकि H2O कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? पोलर है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द सॉलिड, दैट इज मेटालिक सॉलिड। तो चौथी टाइप जो है बेटा वो है मेटालिक सॉलिड। तो मुझे बताना इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते होंगे? मेटल्स के एटम। मेटल्स के कौन बेटा? एटम। लेकिन यहाँ पर एक झोल है, सुन क्या झोल है, इधर देख, कुछ नया है यहाँ पे जो अभी तक आपने नहीं देखा। इधर देख, समझिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया लोहे का, आयरन पीस का, इतना बड़ा शीट लिया मैंने, छोटा सा, इतना चौड़ा, इतना बड़ा। तो इसमें बहुत सारे Fe के एटम रहेंगे। बहुत सारे किसके एटम रहेंगे बोल? तो जाहिर सी बात है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है बेटा? Fe के एटम। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है बोल? Fe के एटम। पर यही तो मसला है इधर, इसको हम लोग आइटम ले नहीं सकते, है ही आइटम पर आइटम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते वो समझाते, सब लोग ध्यान से देखना। मेटल्स की एक खास बात होती है बेटा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। इनके पास इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? फ्री। क्या फंडा है सर? मेटल्स का जो सबसे आखिरी शेल होता है ना, एकदम लास्ट वाला शेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की एक खास बात होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एकदम आखिरी में, ये न्यूक्लियस से, पॉजिटिव चार्ज से बहुत वीकली अट्रैक्टेड होता है। कैसा अट्रैक्टेड होता है? यानी कि ये आसानी से अपनी जगह छोड़ के यहाँ से क्या कर सकता है? भाग सकता है, भाग सकता है, गायब हो सकता है।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मेटल के पास कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको छोड़ के भाग गया। समझ रहा है भाई? चलना क्लब चलते, मेरे अब्बा बहुत मारेंगे, तेरे जैसा फुकट नहीं हूं मैं, घर बार है मेरे पास, ऐसा बोलते ना हम लोग। और जिसके माँ बाप नहीं है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, माँ बाप का कोई जोर नहीं चलता है, वो कैसा रहता है, फ्री रहता है, जो करने का करता है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे आयरन के न्यूक्लियस की चल नहीं रही है, तो कैसा है, वो फ्री है, अपना घर छोड़ के क्लब जा रहे हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MOBILE, मोबाइल। मोबाइल मतलब फोन है ना, मोबाइल मतलब फोन है ना, मोबाइल मतलब जो मूव कर सके, समथिंग विच कैन मूव, उसको बोलते हैं मोबाइल। जैसे कहीं रैली वगैरह होती है या फंक्शन या इज्तिमा वगैरह होता है, वहाँ पे गाड़ी वाली टॉयलेट आती है, गाड़ी वाली टॉयलेट है ना, गाड़ी, हाँ नहीं देखे हो, बट किसी वहाँ ऐसा गाड़ी पे 3 ऐसा टॉयलेट बना रहता है, वो 1 नंबर 2 नंबर करने के लिए, और नीचे टंकी लगी रहती है उसकी, उससे कभी पढ़ना, ऊपर लिखा रहता है मोबाइल टॉयलेट। क्या लिखा रहता है? मोबाइल टॉयलेट। क्यों लिखा है इसे? उस टॉयलेट को लेके हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से? ये अबू आसिम का देख, इधर वो वैन आता है दवा ववा देने के लिए, तो उसमें लिखा रहता है कि मोबाइल हॉस्पिटल, ऐसा लिखा रहता है, मोबाइल क्लिनिक ऐसा लिखा रहता है। कभी देखना, अभी आएगा तो मंगल को या बुध को देखना, वो अबू आसिम का जुम्मा को अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन आते हैं। हमारे यहाँ मंगल को आते हैं, हमारे यहाँ मंगल को आते हैं, फिर यहाँ जुम्मा को आता होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन आते हैं लोग। 10-20 रुपए की दवा देते थे, कोई भी बीमारी रहेगी उसकी, सर्दी जुकाम की देते, कैंसर वैंसर नहीं ठीक करते। तो लोग जो वैन लिए रहते ना, उसके पास ऐसा लिखा रहता है मोबाइल क्लिनिक। मोबाइल वर्ड कब यूज होता है समझा? जब वो मूव कर सके। असल में पहले जो फोन बनते थे वो वायर्ड होते थे, एक ही जगह रखे रहता था डब्बा, वहीं पे जाके बात करो, उसको लेके घूम सकते थे क्या हम लोग, तो उसको टेलीफोन बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? फिर ऐसे फोन आए जिनको हम लोग लेके कहीं भी मूव कर सकते हैं, तब इनका नाम क्या पड़ा? मोबाइल फोन। ऐसे फोन जो मोबाइल होते हैं, जिनको हम लोग लेके कहीं भी घूम सकते हैं। आप समझे इसको मोबाइल फोन क्यों बोलते हैं? वरना बच्चों को बोलो मोबाइल तो बोले सर फोन। मोबाइल मतलब फोन। मोबाइल मतलब समथिंग विच कैन मूव। समझ में आ रहा है अच्छे से? वेरी मच क्लियर? सब बोर्ड पर देख। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इसने एटम को छोड़ दिया, एटम के वैलेंस शेल को छोड़ दिया, और ये कैसा बन गया है? फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन। सही है ना? अब मुझे एक बात बताना, ये जगह इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो जिस चीज से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब एटम जो, सॉरी मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स, इनके अंदर Fe के जो एटम होते हैं वो असल में एटम नहीं होते, क्या होते हैं बोल? कटायंस होते हैं। क्या होते हैं बोल? कटायंस। और इनका इलेक्ट्रॉन इनको छोड़ के कहाँ घूम रहा होता है? बीच में घूम रहा होता है, ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन, आड़ा टेढ़ा जिधर जाने का उसको उधर घूम रहा होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं ना, दे आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के पूरे सी में ऐसा पॉजिटिव चार्ज रखे हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में पॉजिटिव चार्ज रखे हुए। सी ही क्यों बोले? क्योंकि सी का पानी देख कैसा समंदर का पानी मूव करता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं यहाँ वहाँ, जिसमें पॉजिटिव चार्ज Fe या कोई भी मेटल का पॉजिटिव आयन रखा हुआ है। अगर ध्यान से सुनना, ये एक दूसरे से पकड़े हुए कैसे रहते हैं? एकदम सिंपल है। Fe पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या आएगा? फोर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या आएगा? फोर्स। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज मेटल के आयन के बीच में क्या आता है बेटा बोले? ऐसा फोर्स आता है जो इनको ऐसा पकड़ के रखता है। तो जो फोर्स आपको दिख रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं, इस फोर्स का नाम अभी तक बताया क्या मैंने? ये ना तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये ना तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ना तो ये वैन डेर वाल्स फोर्स है। तो ये है क्या? तो बेटा ये बहुत खास टाइप का फोर्स है जो खाली मेटल में पाया जाता है, और किसी में पाया जाता है क्या? नहीं। इसलिए इसका नाम ही हमने रख दिया मेटालिक बॉन्ड। क्या नाम रख दिया बोल? गेला करे डोक्यामध्ये पक्का? समझा एकदम अच्छे से? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? एटम्स बोलोगे? नहीं, एटम्स का पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं आपसे पूछ लूं इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा है, तो कौन सा इंटर पार्टिकल फोर्स? मेटालिक बॉन्ड। तो पहले 2 पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, देखो वहां पे क्या दिया। ये लिखा मेटालिक बॉन्ड हेडिंग मिली बेटा सबको? क्या लिखा है देख? इन अ सॉलिड मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, अपनी जगह छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है ना? ओवर द इंटायर क्रिस्टल लिविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज। और जो जगह छोड़ के वो आते हैं वहां पर क्या छोड़ देते हैं? पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन।
Therefore, metallic crystal are often described as an array of positive ion. Metallic crystal को आप ऐसा समझ सकते हो, बहुत सारे पॉजिटिव आयन है किसके बीच में, देख, इमर्ज इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। आगे देखेंगे, द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन कटायंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द मेटालिक बॉन्ड। ये जो कटायन है मेटल का और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में जो इंटर रिएक्शन आता है, जो फोर्स आता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो अगर आपको मेटालिक बॉन्ड पूछा तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। कितना लिखेंगे जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। मेटालिक क्रिस्टल्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एरे ऑफ पॉजिटिव आयन immersed in a sea of mobile electron. The attractive interaction between cation and mobile electron are called metallic bond. मतलब क्या है इसका, मेटल के जो क्रिस्टल होते हैं इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में रखे हुए होते हैं। इसी कटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोल, मेटालिक बॉन्ड। समझ में अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो अगर मुझे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मेटालिक आयन। क्या लिखूंगा बेटा, बोल, मेटल आयन, मेटल्स के आयन, लेकिन किसमें रखे हुए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ना, तो क्या लिखेंगे, इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या और क्या लिख सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स लिखो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा है बेटा, बोल, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा इंटर पार्टिकल फोर्स, मेटालिक बॉन्ड। अब मेटल्स हार्ड होती है, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। क्या लिखा, देख, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब उसको खींच के वायर बना सकते हैं हम लोग। कॉपर की वायर बनती है, एल्यूमिनियम की वायर बनती है, ठीक है ना। दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। सॉरी, मेलिएबल मतलब हैमर करके शीट बना सकते हैं। मेलिएबल मतलब हैमर करके कर सकते हैं शीट बना। डक्टाइल मतलब खींच के वायर बना सकते हैं। देख आगे क्या लिखा है, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। लास्ट में क्या लिखा है, मेटल्स हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये बात मुझे बताने की जरूरत है क्या, मेटल से करंट बहुत तेजी से पास होता है और हीट भी बहुत तेजी से पास होती है। मेटल का जो चम्मच होता है ना, जो घर में यूज होते हैं, गर्म बर्तन में रख दो उसको खाना बनते हुए, तो खाने के अंदर हीट कौन सा हो रहा है, नीचे का सिरा, और वो हीट कहाँ तक ट्रांसफर होकर आती है, ऊपर तक, तभी चम्मच छुए तो चटका मारता है। मतलब मेटल से करंट भी पास होता है और हीट भी पास होती है। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया, देख, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, आयरन, गोल्ड।